अगर आप गूगल सर्च कंसोल की एरर्स की वजह से परेशान हैं तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैंने हर एक गूगल सर्च कंसोल की एरर के बारे में बात की है। फिर चाहे वो नोट फाउंड 404 हो या सॉफ्ट 404 हो, डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स हो या क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स हो, सर्वर एरर हो या फिर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स एरर हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो में किसी भी एरर के बारे में कोई भी आपका डाउट है तो उसी वक्त आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एरर है वो है एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स एरर। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स। आपको पता है ये कहाँ मिलेगी, इंडेक्सिंग के अंदर आप जाएंगे, पेजेस के अंदर, और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये आपको एरर मिल जाएगी। देखिए, अब एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स के अंदर ये हमारे पेजेस आ रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा पेज हम इंडेक्स करवाना चाहते हैं और कौन सा पेज इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। पहली बात यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर समझ लेनी है कि अगर जैसे ये अबाउट पेज है तो ये वाला पेज तो इंडेक्स होना चाहिए। जब ये पेज इंडेक्स नहीं हो रहा तो हम ये देखेंगे कि क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पेज इंडेक्स नहीं हो रहा है। और अगर कोई ऐसा पेज होगा जिसको हम इंडेक्स करवाना ही नहीं चाहते तो वो भी हम आगे देखेंगे। तो पहले मान लीजिए ये एक पेज है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो आपने क्या करना है, आपने उस पेज को ओपन कर लेना है और उस पेज का जो है पेज सोर्स ओपन कर लेना है। पेज सोर्स ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल F करके रोबोट्स सर्च करना है। तो जब मैंने यहाँ पर रोबोट सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे रोबोट्स के साथ कंटेंट क्या आ रहा है, फॉलो और इंडेक्स आ रहा है। यानी कि इंडेक्स, आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ इंडेक्स है या नो इंडेक्स है। तो यहाँ पर तो हमारा ये पेज है वो इंडेक्स है। तो अगर यहाँ पर पेज इंडेक्स है तो फिर ये हमारा नो इंडेक्स वाली कैटेगरी में क्यों आ रहा है। वैसे भी अबाउट का पेज तो आप इंडेक्स करना ही चाहते हैं ना, वो नो इंडेक्स में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने चेक कर लिया उसका व्यू सोर्स में जाके, पेज सोर्स में जाके कि वो पेज इंडेक्स है या नहीं है। अब दूसरा, अब हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या ये पेज हमने साइट मैप में ऐड किया है या नहीं किया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी जिस भी वेबसाइट के लिए आप इसको सर्च कर रहे हैं आप उसका साइट मैप ओपन कर लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका साइट मैप ओपन किया। अब क्योंकि ये पेज था तो मैं पेज में चला जाता हूँ। अब पेज के अंदर देखिए अबाउट पेज है, तो साइट मैप में भी हमारा पेज है और पेज सोर्स के अंदर हमने उसको इंडेक्स भी किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमने जिस भी एसईओ प्लगइन का यूज किया है क्या हमने उसकी ग्लोबल सेटिंग के अंदर इसको इंडेक्स किया है या नो इंडेक्स किया है। तो मान लीजिए अगर हम इस वेबसाइट की बात करते हैं तो इस वेबसाइट में हम जो प्लगइन यूज कर रहे हैं वो है हमारा रैंक मैथ, ठीक है। मैं योस्ट के अंदर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रैंक मैथ के अंदर हमने क्या देखना है कि हमारा ये जो पेज है क्या हमने इसकी इंडेक्सिंग को ऑन किया है या नहीं किया है। तो इसके लिए आप रैंक मैथ की टाइटल एंड मेटा की सेटिंग में आ जाएं और टाइटल एंड मेटा की सेटिंग में यहाँ पर ग्लोबल मेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ देखिए रोबोट मेटा हमारा इंडेक्स है, यानी कि हमारा जो ग्लोबली हमने क्या सेट किया हुआ है कि वो कोई भी चीज हो वो इंडेक्स हो। बट फिर भी हम इंडिविजुअली भी चेक करेंगे क्योंकि हमारा वो एक पेज था। तो इसके लिए मैं पेजेस में चला जाता हूं और पेजेस में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर पेज रोबोट मेटा इसको ऑन करके देख लेना है। तो ये इंडेक्स होगा, बाय डिफॉल्ट ही इंडेक्स ही होगा, इसमें कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। फिर भी आप इसको एक बार ऑन करके चेक कर सकते हैं। तो अब हमने इसको रैंक मैथ में चेक कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूं कि योस्ट में भी इसको किस तरह से आपने चेक करना है। तो अगर आप योस्ट प्लगइन यूज कर रहे हैं तो योस्ट प्लगइन के अंदर भी आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ कंटेंट टाइप के अंदर पेजेस में चले जाना है। तो पेजेस में जाएंगे तो यहाँ देखिए शो पेजेस इन सर्च रिजल्ट्स। अब यहाँ पर इंडेक्स नो इंडेक्स नहीं लिखा होगा, इन्होंने उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया कि आप सर्च रिजल्ट में पेज को दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। तो यहाँ पे इन्होंने इसको ऑन किया है तो ये हमारा ये करेक्ट है। मतलब अभी फिलहाल हम उस वेबसाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपने अगर योस्ट यूज कर रहे हैं तो आपको वहां पे ये सेटिंग आपको चेक करनी है। तो ये सब चेक करने के बाद अब हम उस इंडिविजुअल पेज के अंदर जाएंगे और उस पेज के अंदर हमने देखना है कि क्या हमने उस पेज को इंडेक्स किया हुआ है या नो इंडेक्स किया हुआ है। तो इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और रैंक मैथ के केस के अंदर आप यहाँ पर साइड में इसका ऑप्शन आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो सेकंड ऑप्शन है ये एडवांस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा वो
जो पर्टिकुलर पेज जिसकी हम बात कर रहे थे वो इंडेक्स है। अभी मैं यही चीज़ आपको दूसरी जहाँ पर हमने रैंक मैथ यूज़ किया है हम उसके अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑल पेजेस में जाता हूँ और किसी भी एक पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हम अबाउट अस पेज को ओपन कर लेते हैं, तो ये पेज हमारा ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको योस्ट के अंदर क्लिक करना है, तो मैंने योस्ट के लिए इसको ओपन किया था, ठीक है। योस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस के अंदर ये चेक कर लेना है, अलाउ सर्च इंजन टू शो दिस कंटेंट इन सर्च रिजल्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट यस है, तो ये यस ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली हैं। अब हमें एक मेन सेटिंग चेक करनी जरूरी है। ये सब कुछ अगर आपका ऑन है तो भी आपको एक मेन चीज चेक करनी जरूरी है। वो क्या होता है हमारा, आप जैसे वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वेबसाइट, जब हम कोई बार वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं तो डेवलपर जो है वो इसकी सेटिंग के अंदर जाकर रीडिंग में जाके इसको नो इंडेक्स कर देते हैं। जैसे कि अगर ये वाला ऑप्शन अगर आपका सेलेक्टेड है, डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, तो ये सबको ओवरराइड कर देगा। अगर ये आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका वो पेज इंडेक्स नहीं होगा। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि आपका ये वाला ऑप्शन चेक नहीं हो। इतना सब कुछ जब आपने कर लिया है तब आपने क्या काम करना है, आपने एक चीज यहाँ पर जाकर उसको इंस्पेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाला पेज कोई भी एक पेज ले लेता हूँ। ये वाले पेज की हम बात कर रहे थे, तो इसको हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट यूआरएल पे क्लिक करना है। तो रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन है। तो यहाँ देखिए ये इंडेक्सिंग अलाउड में आ रहा है नो इंडेक्स डिटेक्टेड इन रोबोट मेटा टैग, जबकि हम ये चेक कर चुके हैं हर जगह जाकर कि ये हमारा नो इंडेक्स नहीं है, फिर भी यहाँ पर नो इंडेक्स आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है। अब इसके लिए आपको इसको एक बार लाइव चेक जरूर करना है, क्योंकि कई बार हम चीज़ों को अपडेट कर देते हैं बट वो यहाँ पर क्योंकि गूगल ने उसको फिर से क्रॉल नहीं किया है तो हमारा वो जो स्टेटस है उसका अपडेट नहीं हो रहा। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको मैनुअली फोर्सफुली क्या किया, उसको क्रॉल करने के लिए बोला है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इंडेक्सेबल है या नहीं है। इंडेक्स होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, फिलहाल देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्रॉलिंग यस अलाउड है, ठीक है, और इसके अंदर इंडेक्सिंग भी इसकी अलाउड है। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं इसकी इंडेक्सिंग जो है वो अलाउड है, ठीक है। अभी एक बार हम इसको वापस से एक बार बैक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा था कि इंडेक्सिंग अलाउड में नो, इंडेक्सिंग अलाउड नहीं थी। तो कहने का मतलब है कि शुरू में हमने इसको जो है इस सेटिंग को ऑन किया हुआ था, इसी वजह से ये हमारा पेज जो है नो इंडेक्स में आ रहा था। बट अब जब मैंने इसको रिक्रोल किया तो ये अब किस में आने लग गया, इंडेक्स में आने लग गया। तो ये पेज इंडेक्स हो जाएगा, इस लिस्ट से ये हट जाएगा। गूगल ने अभी तक क्रॉल नहीं किया था, मैंने उसको फोर्सफुली जो है उसको क्रॉल करवा दिया। तो अगर मैं इसको एक दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम इसमें फिर से जाते हैं और ये वाला पेज हम ले लेते हैं, सेकंड पेज हम लेते हैं, जैसे ये वाला एक पेज है, ठीक है, इसको भी हम इंस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे भी नो इंडेक्स आ रहा है। बट अगर मैं इसको जब लाइव टेस्ट करूंगा इसका, ठीक है, लाइव टेस्ट के टाइम पे फिर हमने देखना है कि क्या ये इंडेक्स हो सकता है या नहीं, क्या सभी कंडीशंस मेट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ देखिए यूआरएल इज नॉट अवेलेबल टू गूगल। अब ये एक मैंने सेकंड केस लिया था, ठीक है, तो नो इंडेक्स डिटेक्टेड। अब इसको हमने लाइव टेस्ट भी कर लिया है बट ये नो इंडेक्स है। अब हम इस पेज को एक बार चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस पेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसको हमने ओपन किया। अब हम इसके जो है पेज सोर्स में जाते हैं और यहाँ पर भी मैं रोबोट सर्च करता हूँ। तो रोबोट मैंने सर्च किया तो यहाँ देखिए ये ऑलरेडी नो इंडेक्स किया हुआ है। तो जब ये नो इंडेक्स किया हुआ है तो भले ही आप उसको दोबारा से भी इंस्पेक्ट कर ले, कुछ भी कर ले, वो नो इंडेक्स ही रहेगा। अब इस नो इंडेक्स को हटाना कैसे है, ठीक है, तो ये पेज हमारा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये किसी भी तरह से नो इंडेक्स हो सकता है, जितनी मैंने आपको केसेस बताए हैं वो सब में जाकर आपको चेक करना है। बट फिलहाल अभी जो ये नो इंडेक्स है वो किस लिए है, क्योंकि हमने इसको डिफॉल्ट जानबूझ के नो इंडेक्स किया था आप लोगों को ये बताने के लिए, ठीक है। तो मैं इसकी जो है रैंक मैथ सेटिंग के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर हम इसको एडवांस के अंदर जाते हैं। तो ये देखिए ये नो इंडेक्स किया हुआ है। तो आपने पेज सोर्स पे भी चेक कर लिया था, उसको लाइव जो इंस्पेक्ट करके भी आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या वो नो इंडेक्स है, उसका जो मेटा टैग है वो नो इंडेक्स है या इंडेक्स है। तो इसको आप हटाएंगे, इंडेक्स हो जाएगा, सेव करेंगे, फिर उसको जाकर एक बार सबमिट कर देंगे, ठीक है। अभी जैसे ये वाला हमारा पेज है तो ये अभी नो इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। पेज चेंज, अभी हम इसको क्या करते हैं, फिर से हम इसको एक बार इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर एंटर करके भी आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं और वो जो
साइन था, वहां से भी कर सकते हैं। अब एक बार मैं फिर से इसको लाइव यूआरएल चेक करता हूँ। देखिए पॉसिबिलिटी है कि ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि कैशे वैशे का इशू कई बार हो जाता है। तो एक बार हम फिर से इसको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने इंडेक्स नो इंडेक्स से उसको इंडेक्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ देखिए पेज कैन बी इंडेक्स, तो अब ये हमारा यहाँ पर इंडेक्सिंग अलाउड हो चुकी है। तो ये हमारी एरर हमने सोल्व कर दी है, ये मैंने आपको लाइव दिखाया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक बार फिर से कौन कौन सी एरर इसके अंदर आ सकती हैं। ये तो वो एरर थी जो किसी इंडेक्स या नो इंडेक्स की वजह से यहाँ पे आ रही हैं। अब इसके अंदर और कौन कौन सी एरर हो सकती है, जैसे ये ऑथर पेज है, तो ऑथर पेज को तो हमने इंडेक्स करवाना ही नहीं है। कई बार लोग जिद सी पकड़ लेते हैं कि मुझे तो इसको इंडेक्स करवाना ही करवाना है। देखिए कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, कुछ जो मैं आपको अभी एग्जांपल ही बताऊंगा, जिनको इंडेक्स करवाने का कोई फायदा नहीं है। अभी कोई ऑथर है जिसका नाम एडमिन है, वो अगर गूगल के सर्च में आ जा रहा है तो उसका क्या फायदा, उसको हमें गूगल में रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसको नो इंडेक्स में ही आपने रहने देना है। तो मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ओपन किया है, स्क्रीनशॉट है ये एक वेबसाइट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो टैग गूगल मैप। टैग्स और कैटेगरीज आपको पता है वर्डप्रेस के अंदर दो चीजें होती हैं। टैग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम वो यूजर के लिए इजी बनाने के लिए टैग का यूज करते हैं, ताकि जब जैसे यूजर किसी सचिन तेंदुलकर के बारे में सर्च कर रहा है तो सचिन तेंदुलकर का पूरा डाटा बजाय एक सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी बनाने की हम उसका एक टैग बना के उसको दे देते हैं। ये एग्जाम्पल है। तो उन टैग्स को जो है कभी भी इंडेक्स नहीं करवाया जाता, उससे इश्यू हो जाता है डुप्लीकेट कंटेंट का। वैसे तो अगर टैग से भी आप गूगल पे आ जा रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डुप्लीकेट कंटेंट का इशू इसलिए हो जाता है क्योंकि वही चीज, वही जो छोटा सा स्निपेट कैटेगरी में रहता है और वही छोटा सा स्निपेट टैग में रहता है। तो इसीलिए हम टैग्स को जो है इंडेक्स नहीं करवाते। तो ये जो पूरा डाटा आ रहा है ये उसी एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स वाली टैब में से ही आ रहा है। दूसरा देखिए इसके अंदर कैटेगरी वर्डप्रेस पेज 8। अब ब्लॉग है या कैटेगरी के पेजेस हैं, पेज 1 2 3 4 5 6 7 8, उनके अलग अलग पेजेस को भी इंडेक्स करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग उसके हिसाब से सर्च नहीं करने वाले हैं। जिसके हिसाब से लोग सर्च करने वाले हैं हमें वो डाटा देना चाहिए। अब 8वें पेज में 10 अलग अलग कैटेगरीज की ब्लॉग होंगी, 10 अलग अलग टाइप की ब्लॉग होंगी, तो कोई 10 अलग अलग थोड़ी ना सर्च कर रहा है, वो तो कोई एक टर्म ही सर्च कर रहा है ना। तो इसीलिए हमें यहाँ पर इसको भी जो है इंडेक्स में नहीं रखना होता। अगर ये आपका नो इंडेक्स में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप इसमें ये चीज सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि ये क्वेरी है, तो ये हमने एक अलग से एलिमेंट यूज किया था, एलिमेंट अपना जनरेट प्रेस के अंदर, जिसकी वजह से ये एरर आई थी। बट आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे WP एडमिन अपलोड है, इसको भी हमें नहीं करवाना है, तो ये ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर फीड के यूआरएल्स आ रहे हैं। कई लोगों की वेबसाइट में फीड के यूआरएल्स भी आएंगे, काफी सारे फीड के यूआरएल भी आ जाते हैं। तो फीड यूआरएल को भी हमने जो है वो नो इंडेक्स में ही रहने देना है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फीड यूआरएल को कैसे रिमूव किया जाता है, फीड यूआरएल को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और रैंक मैथ के अंदर या योस्ट प्लगइन के अंदर फीड यूआरएल को कैसे रिमूव करेंगे वो हम अभी बात करेंगे। बट पहले इस चीज को समझ लीजिए कि फीड का यूआरएल है, ठीक है, या फिर आपका वो टैग्स हैं, या फिर आपके ऑथर आर्काइव हैं, या फिर आपकी जो डेट आर्काइव हैं, ये सब जो है हमारे उसमें नहीं आने चाहिए। तो वे नो इंडेक्स में अगर आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो आपको आपकी वेबसाइट पे ही वो एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, बट वो होते हैं वर्डप्रेस के अंदर डिफॉल्ट, ये चीजें ऑथर आर्काइव और ये सब बन जाते हैं। कुछ जगह जाकर आप उसको बनने से रोक सकते हैं और नो इंडेक्स कर देंगे तो बेटर रहेगा। तो अभी बात कर लेते हैं इन फीड यूआरएल्स के बारे में। तो हमारे जो फीड यूआरएल है इनको कैसे रिमूव किया जाए। तो फीड यूआरएल के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल यूआरएल्स दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर इसको ओपन किया तो यहाँ पर मुझे ये फीड यूआरएल्स मिल गई, ठीक है। अब इनको हटाना कैसे, अब देखिए यहाँ पर दो केसेस हैं, या तो आप रैंक मैथ प्लगइन यूज कर रहे हो सकते हैं या फिर योस्ट यूज कर रहे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो पहले हम उस केस में देख लेते हैं कि किस तरह से आपको इन यूआरएल्स को हटाना है। इन यूआरएल को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वो तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए इसके भी दो मेथड हैं, एक तो प्लगइन वाला मेथड है और एक कोड वाला मेथड है। अगर आप प्लगइन वाला मेथड यूज करना चाहते हैं तो आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर लेना है
डिसेबल एवरीथिंग। तो यहाँ पर ये प्लगइन आ चुका है, इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसकी हमने सेटिंग में जाना है। उस सेटिंग में आने के बाद यहाँ नीचे आपको फीड का एक ऑप्शन मिलेगा, RSS फीड, ठीक है। तो डिसेबल द RSS फीड एंड डिसेबल द फीड्स। तो अब यहाँ पर अगर आप चेक कर देंगे तो जितने भी आपके वो फीड URLs हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। तो डिसेबल द RSS फीड लिंक्स एंड डिसेबल द फीड्स विल डायरेक्ट टू पेज इंस्टेड। तो वो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा बजाय कि फीड के। जैसे कि यहाँ पर अगर फीड आ रहा है तो फीड की बजाय ये इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये तो काफी सिंपल मेथड था, इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, वहां पर उसको चेक कर देना है। बट अगर आप प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा मेथड है जो है कोड का मेथड। तो उस कोड के मेथड में हमें क्या करना है, हमें एक कोड जो है वो अपनी वेबसाइट की functions.php फाइल के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है नीचे। तो उसके लिए पहले मैं आपको वो जो है कोड दिखा देता हूं। तो ये वो कोड है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट की जो थीम है, ठीक है, आप यहाँ पर जाएंगे अपीयरेंस में और यहाँ पर थीम एडिटर मिल जाएगा, थीम फाइल एडिटर मिल जाएगा। तो इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ ओपन करने के बाद आपको functions.php में जाना है और function.php में नीचे बॉटम के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। पर यहाँ पर कोड को पेस्ट करने से पहले या अपनी वेबसाइट के किसी भी थीम की फाइल में कोई भी चेंज करने से पहले आप उसका बैकअप जरूर ले लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर मैं function.php में कुछ कोड रखने वाला हूँ तो मुझे इसका बैकअप लेना जरूरी है। या तो आप इसको कॉपी पेस्ट करके भी रख सकते हैं या फिर अगर आप होस्टिंगर यूज कर रहे हैं तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। होस्टिंगर के अंदर आपको वेबसाइट्स पे जाना है और जो भी आपकी वेबसाइट है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। तो होस्टिंग में वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाना है और फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको WP कंटेंट के अंदर थीम्स के अंदर चले जाना है। तो यहाँ पर public.html को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर WP कंटेंट के अंदर हमें अपनी जो है थीम मिल जाएगी। तो थीम के अंदर जाने के बाद आपको वो फाइल भी मिल जाएगी। तो इसको यहाँ पर आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, पेस्ट कोड कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप इसी जो आपने बैकअप लिया है इसको आप यहाँ से इसके अंदर जाकर अपलोड कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट जो है वो पुरानी स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अगर यहाँ पर जैसे मैं उस कोड को पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको अब पेस्ट कर देंगे और इसके बाद इसको हम अपडेट कर देंगे। लेकिन इस मेथड में एक दिक्कत क्या है कि जब आपकी थीम अपडेट होगी तो आपका ये जो कोड है ये अपडेट हो जाता है, क्योंकि थीम्स के अपडेशन के साथ इसकी जो मेन काफ़ी सारी फाइलें हैं वो नई हो जाती हैं। तो उस वजह से ये जो हम कोड वगैरह ऐड करते हैं वो अलग से ऐड करते हैं। तो इसीलिए इस मेथड में ये एक दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये जो था रैंक मैथ का केस। अब इसके अलावा कुछ लोग इसको ब्लॉक करने वाला मेथड भी यूज करते हैं, यानी कि robot.txt के थ्रू भी आपकी जो फीड है उसको ब्लॉक कर देते हैं। बट अगर आप डिस्कवर में अपनी वेबसाइट को लेके आना चाहते हैं तो आपको robot.txt वाला मेथड नहीं यूज करना चाहिए, बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि फीड को भी आपको डिसेबल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए गूगल ने डिस्कवर की जो गाइडलाइंस दी हैं कि आपकी वेबसाइट डिस्कवर में किस तरह से आती है, वहां पर उन्होंने एक चीज को स्पेसिफाई किया है। देखिए फीड के लिए गाइडलाइंस दी हैं, ठीक है। टू मेक श्योर गूगल कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड योर RSS फीड, फॉलो दीज गाइडलाइंस, डोंट ब्लॉक योर फीड विद robot.txt। तो robot.txt से तो आपको फीड को ब्लॉक करना ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी जो चीजें हैं वो उसकी डिस्क्रिप्टिव टाइटल वगैरह के रिगार्डिंग है। तो यानी कि गूगल यहाँ पर कह रहा है कि आपको robot.txt से उसको डिसेबल नहीं करना है। हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो function.php वाला मेथड यूज कर रहे हैं, बट उसके अंदर भी हम डिसेबल ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है गूगल डिस्कवर के अंदर आए तो आप इस चीज को ना ही करिए तो बेटर रहेगा। बट फिर भी मैं आपको अब बता देता हूं कि अगर आपको ये केस अगर ये चीज सेम डिसेबल करने वाली योस्ट के अंदर करनी हो तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर योस्ट के अंदर आपको जाना है और योस्ट की सेटिंग पे चले जाना है। योस्ट की सेटिंग में जाने के बाद एडवांस पे जाएंगे, क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ग्लोबल, रिमूव ग्लोबल फीड, रिमूव ग्लोबल कमेंट फीड, रिमूव पोस्ट कमेंट फीड, पोस्ट ऑथर फीड। तो ये सारे अगर आप डिसेबल कर देंगे यहाँ से तो आपकी जो फीड URLs हैं वो सभी के सभी वहां से डिसेबल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो वहां पर नहीं आएंगे। अब यहाँ देखिए जो योस्ट है वो भी robot.txt वाला मेथड यूज इसके अंदर नहीं कर रहा है। अगर robot.txt वाला मेथड यूज कर रहा होता तो हमारी ये जो फाइल है इसके robot.txt के अंदर
हमारा वो जो कोड है उसको मतलब डिसेबल करने का वो आता, बट यहाँ पर ऐसा कोई भी कोड नहीं आ रहा है। आप इसको देख लीजिएगा अपनी एंड पे भी। तो यानी कि ये वो मेथड यूज नहीं कर रहा है, ब्लॉकिंग वाला मेथड यूज नहीं कर रहा है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डिस्कवर आप कर रहे हैं तो इसको आप इसको आप ना ही इम्प्लीमेंट करें तो बेटर रहेगा। भले ही इसको robot.txt से हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको डिसेबल तो कर ही रहे हैं, और डिस्कवर की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमें इसको जो है वो डिसेबल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो एरर है वो है हमारी अल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग। तो यहाँ पर ये एरर आप देख सकते हैं, इस पर हमें क्लिक करना है और हमें वो यूआरएल्स देखने हैं जिन पर ये एरर आ रही है। तो जैसे मान लीजिए ये एक पेज है, इस पर ये एरर हमें मिल रही है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इसको इंस्पेक्ट कर लेना है। इंस्पेक्ट करने का रीज़न क्या है कि हमें ये देखना है कि ये इसका जो कैनोनिकल पेज है वो कौन सा है। तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पर यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल आपको मिल जाएगा। तो इसका ये जो पेज है ये इसका कैनोनिकल पेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को भी यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और जिस पेज का कैनोनिकल हम चेक कर रहे हैं उसे भी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए इन दोनों ही पेजेस पे कुछ कंटेंट नहीं है, मतलब ये दोनों पेजेस क्या आ रहे हैं, ब्लैंक पेजेस हैं। तो कैनोनिकल का मतलब क्या होता है, कैनोनिकल का मतलब होता है ऐसे पेजेस जो आइडेंटिकल हों, जो दोनों ही एक तरह से सिमिलर पेजेस हों। तो इन दोनों पेजेस में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों पे कोई कंटेंट नहीं है, तो इसीलिए गूगल को ये लग रहा है कि ये जो दोनों पेजेस हैं वो कैनोनिकल पेजेस हैं, और इनका जो मेन कैनोनिकल जो मेन पेज है वो हमारा ये वाला पेज है। वैसे भी यूआरएल से भी काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, और इसके बाद उसके कंटेंट से भी क्लैरिटी मिल रही है। तो अब इस एरर में हम सोल्व क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे को ये एरर बेसिकली हमने जनरेट खुद ही की है, क्योंकि हमने पहले इसको ब्लॉग की तरह से अलग पेजेस बना रखे थे, फिर होम पेज को ब्लॉग में कन्वर्ट किया। तो ये जो ब्लैंक पेजेस हैं वो रह गए हैं, इनको हमें रिमूव करना होगा। तो अगर ऐसी कोई एरर आपके पास आ रही है तो आपको पहले ये चेक करना है कि क्या उन पे आइडेंटिकल कंटेंट है। ठीक है, अगर आइडेंटिकल कंटेंट है तो हमें डुप्लीकेसी का भी एक इश्यू आता है, तो वो हमें रिमूव करना होगा, हमें एक ही पेज को वहाँ पर रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और देखनी है कि इसका जो रेफरिंग पेज है वो हमारा ये पेज 6 है। तो पेज 6 भी ब्लैंक ही है, तो सभी पेजेस पे ये एरर आ रही है। आप इसको दोबारा से अगर इंस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा टाइम छोड़ेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगी। मतलब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये पेजेस बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। तो पेज 6 से ये जो हमारा रेफरिंग पेज आ रहा है, अब इसको हमने हटाना कैसे है कि हम अपनी वेबसाइट पे इसको चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई पेज है ब्लॉग नाम का, तो उसको हमें हटा देना है। तो उसको हटाएंगे तो ये वाले पेजेस भी जो है वो रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये ब्लॉग नाम का पेज यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको हटा देंगे तो ये वाला पेज अब रिमूव हो जाएगा। तो कैनोनिकल में एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए कैनोनिकल का मतलब है दो आइडेंटिकल पेजेस। मान लीजिए मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ। तो ई कॉमर्स वेबसाइट में एक टी शर्ट का कोई पेज है, तो उसका यूआरएल क्या हो जाएगा, abc.com/product/t-shirt हो जाएगा। ठीक है, अब उस टी शर्ट वाले पेज के ऊपर कुछ फिल्टर्स लगे हो सकते हैं, जैसे कि वो टी शर्ट का कलर ब्लू हो, ठीक है, या फिर उसका जो साइज हो वो एल हो, एक्सएल हो, मीडियम हो। तो उन वेरिएंट्स, उन फिल्टर्स के बेसिस पे उसका यूआरएल चेंज हो सकता है। यानी कि जब हम कलर को चेंज करेंगे तो यूआरएल के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो दोनों पेजेस क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, और मतलब फिल्टर लगने के बाद वो एक ही पेज है और उस पेज पे हम दूसरा वेरिएंट देख रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के कैनोनिकल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आप उन पेजेस को कैनोनिकल रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे। गूगल खुद से, यहाँ पर गूगल ने खुद से डिसाइड किया है कि ये दोनों पेजेस यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर पेजेस हैं। तो अगर आपको कई बार कुछ किसी पेज को कैनोनिकल बनाना पड़ता है तो वो आप किस तरह से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप योस्ट प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कोई भी पेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं और इस पेज की योस्ट सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर एडवांस के अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए कैनोनिकल यूआरएल का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये वाला जो पेज है कॉन्टैक्ट, ये वाला पेज है, इसको हम यहाँ पर एंटर कर देंगे अगर ये हमारा मेन पेज है। अब अगर कोई ऐसा ही यूआरएल बिल्कुल सिमिलर जो हम चाह रहे हैं कि हम उसमें डिफाइन करें कि कैनोनिकल है, तो वहाँ पे भी आपको ये यूआरएल रखना होगा। यानी कि जो आपका मेन यूआरएल है उसी को आपने दोनों जगह पर कैनोनिकल यूआरएल वाली जो स्पेस बना हुआ है वहाँ पर एंटर करना है। अब अगर आप यूज़ कर रहे हैं रैंक मैथ प्लगइन, तो वहाँ पर आप इसको कैसे करेंगे। तो रैंक मैथ के अंदर भी हम कोई भी एक पेज ओपन कर लेते हैं
जैसे ये अबाउट वाला पेज हमने ओपन किया, तो यहाँ पर रैंक मैच सेटिंग में आपको जाना है, एडवांस में जाना है, और एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर कैनोनिकल यूआरएल जो है आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पर खुद से हम बता रहे हैं कि ये जो हमारे पेजेस हैं ये कैनोनिकल हैं, और ये जो यहाँ पर जो पेजेस आ रहे हैं ये गूगल चेक कर रहा है कि ये कैनोनिकल हैं या नहीं है। तो जब आप इंस्पेक्ट करते हैं तो एक तो आपको यूज़र डिक्लेयर्ड कैनोनिकल मिल जाता है, साथ ही आपको एक रेफरिंग पेज भी मिल जाता है जहाँ से वो यूआरएल गूगल को मिल रहा है। मान लीजिए ऐसा कोई पेज आप रखना नहीं चाहते तो आपको वो सारे पेजेस हटाने होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर और पेजेस देखूँ तो यहाँ देखिए इसके अंदर दूसरे पेजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये एक पेज आ रहा है सीसी ग्लेनर ब्राउज़र रिव्यू रेफर, ठीक है। तो इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। जब इसको हमने इंस्पेक्ट किया तो इसका जो कैनोनिकल मेन पेज है वो ये वाला है, और ये जो है हमारा इस तरह से आ रहा है, बट ये हमारी साइट से कहीं से भी नहीं आ रहा है, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट पे ऐसा नहीं रखा है। तो ये हमने कहाँ रखा हो सकता है, ये हमने इस वेबसाइट पे इसकी अबाउट में जाके हमने इस यूआरएल को एंटर किया होगा या कहीं उसको शेयर किया होगा, तो उस वजह से ये यूआरएल आ रहा है। तो इस केस में तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पे ही नहीं है, ठीक है। आप तभी कुछ करेंगे जब आपकी वेबसाइट पे होगा, और वो आप कहाँ से चेक कर सकते हैं, इस रेफरिंग पेज से। तो यहाँ पर ये हमारे को एरर्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी एरर, अब ये जो कमेंट वाली एरर है तो ये भी कई बार आ जाती है क्योंकि ये कमेंट भी उसी पेज पे हुआ है। तो कई बार हम कमेंट एफपी के अंदर कमेंट आता है या एफपी क्लिक से हमारे पास कोई मतलब पर्सन उस एफपी पे शेयर करने पे अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो भी एक अलग से यूआरएल जनरेट हो जाता है। तो इन सभी कैनोनिकल्स को हम मतलब डील नहीं कर सकते क्योंकि एक तो ये हमारी वेबसाइट पे ही नहीं है, ये कहीं एक्सटर्नल सोर्स से हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। और ये जो पेजेस हैं इनको हम सोल्व कर सकते हैं, हमें चेक करना होगा कि इन दोनों में आइडेंटिकल क्या है, ठीक है। अगर वो पेज काम का नहीं है तो उसको आप हटा सकते हैं, अगर काम का है तो फिर आपको उसको कैनोनिकल डिफाइन करना पड़ेगा। वैसे डिफाइन यहाँ पर गूगल ने अपने आप से ही कर दिया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेज विद रीडायरेक्ट एरर को। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें, जैसे मान लीजिए इस यूआरएल को मैं ले लेता हूँ, तो इसको हमें करना क्या है, इसको हमने इंस्पेक्ट यूआरएल करके देखना है कि ये जो रीडायरेक्ट हो रहा है, रीडायरेक्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले मेरे उस पेज का यूआरएल कुछ और था, फिर हमने उसके यूआरएल में कुछ चेंज कर दिया, तो वो जो पुराना यूआरएल है उसकी बजाय नए यूआरएल पे जाना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वही पेजेस हमको दिखा रहा है जो पुराने पेजेस नए यूआरएल पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये जो यूआरएल आ रहा था, ये पुराना यूआरएल, ये पहली बात क्यों आ रहा है, रीडायरेक्ट कहाँ हो रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आप देखेंगे इसका यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए नेटवर्क एरर फिक्स है और इसके अंदर अपलोड एरर फोन है, यानी कि ये इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। इसको मैं यहाँ पर ओपन भी करके देख लेता हूँ। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है इस पेज पे। अब यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसका जो रेफरिंग पेज है वो कौन सा है। तो ये जो गूगल ड्राइव अल्टरनेटिव वाला पेज है ये इसका रेफरिंग यूआरएल है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन करके देखते हैं और इस पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो गूगल ड्राइव वेटिंग, ये अब इसका हमारा यूआरएल है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर वो यूआरएल आ रहा है और यहाँ जब आप देखेंगे अपलोड एरर फोन, यहाँ नीचे देखिए अपलोड एरर फोन आएगा यहाँ पर नीचे, यानी कि यहाँ पर वो जो पुराना यूआरएल ही लगा हुआ है, इसीलिए गूगल को ये यूआरएल मिल रहा है। तो हमें करना क्या होगा, हमें इसको एडिट करना होगा और यहाँ पे इस यूआरएल की जगह पे हमें ये जो नया यूआरएल है नेटवर्क फिक्स, इसको यहाँ पर इंसर्ट करना होगा, मतलब इस यूआरएल को चेंज करना होगा। तो जब हम इस यूआरएल को चेंज कर देंगे तो गूगल के क्रोलर्स को नेक्स्ट टाइम पे ये यूआरएल मिलेगा ही नहीं। अब ऐसा ही एग्जांपल मैं एक और आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर इस वेबसाइट पर देखेंगे तो https://www.shoutandrise.com और ये http ये विदाउट एस है और इसके अंदर www लगा हुआ है। तो पहले हम इसका जो है इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा भी था कि 2-4 यूआरएल्स आ रहे हैं, तो ये यूआरएल तो आपके मेन यूआरएल पे रिडायरेक्ट होने ही चाहिए, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका जो मेन यूआरएल है वो हमारा ये है, यानी कि जब आप इस पेज को ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपका ये www जो है वो हट जाना चाहिए। यहाँ पर www है तो ये www हट जा रहा है, तो यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, रीडायरेक्ट हो रहा है इस पे। तो ये रीडायरेक्ट सही है, अगर ये रीडायरेक्ट नहीं होगा तो ये दो हमारे डुप्लीकेट पेज बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसके अंदर सेम केस है, http विदाउट एस वाला वर्जन भी जो है हमारा
HTTPS वाले वर्जन पे ही जाना चाहिए। अब ये तो था वो पेजेस जो गूगल ने खुद ही फाइंड आउट कर लिए हैं या फिर हमने इनको कहीं ना कहीं रीडायरेक्ट किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए आप किसी पेज का URL चेंज करते हैं तो उसमें आपको रीडायरेक्शन खुद से ऐड करनी चाहिए, पहले आपको खुद से ऐड करनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको किस तरह से ऐड करनी है। अगर आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर रीडायरेक्शन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर रैंक मैथ पे जाएंगे, यहाँ रीडायरेक्शंस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रीडायरेक्शन पे जाने के बाद आप ऐड न्यू करके यहाँ पर जो पुराना URL है वो एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर जो न्यू URL है वो एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड रीडायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका URL जो है रीडायरेक्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आप योस्ट प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक अलग से प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है रीडायरेक्शन। तो रीडायरेक्शन प्लगइन जब आप यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है वो। देखिए ये वो प्लगइन है, ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी सेटिंग में हमको जाना है और यहाँ पर रीडायरेक्ट्स में जाना है। यहाँ रीडायरेक्ट्स में जाने के बाद हमको यहाँ पर ऐड न्यू रीडायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे गूगल ड्राइव वेटिंग अपलोड एरर फोन, और तो ये हमने ऑलरेडी जो है वो रीडायरेक्ट किया हुआ है। बट रीडायरेक्ट करने के बाद भी ये यहाँ पर इसीलिए आ रहा था क्योंकि ये इस एक पेज पे इसका URL पड़ा हुआ था। जब आप वहाँ से भी हटा देंगे तो कुछ टाइम के बाद ये वाला जो पेज है वो यहाँ से हट जाएगा। अब ये रीडायरेक्शन वाले इसमें से भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 396 टाइम्स पे ये जो है पुराने URL पे हिट हुआ था, फिर वहाँ से रीडायरेक्ट होके नए पे गया। तो पुराने पे जाना ही नहीं चाहिए आपको। जहाँ पे भी अपनी वेबसाइट पे वो ओल्ड URL मिल रहा है आपको हर जगह से वो URL जो है रिमूव कर देना है। तो मैं आपको बता दिया कि रैंक मैथ और योस्ट दोनों ही केसेस में आप URL को किस तरह से रीडायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट फाउंड 404 एरर की। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोट फाउंड 404 एरर है। तो 404 एरर का मतलब है कि ऐसा पेज जहां पर गूगल ने अगर विजिट किया तो उसको वहां पर कुछ नहीं मिला, यानी उसका जो स्टेटस कोड है वो 200 की बजाय 404 पेज है, यानी उस पेज पे कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पेज एग्जिस्ट कर रहा है, उस पर कुछ कंटेंट है। तो वो एक ऐसा पेज है जिसपे गूगल को ये पता लगा कि ये पेज जो है इस वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो नोट फाउंड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो जो पेज है वो वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेज है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर ओपन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये जो पेज है ये हमारे पास क्या आ रहा है, दैट पेज कैन नॉट बी फाउंड। तो अगर आप इसका जो है स्टेटस कोड भी देखेंगे तो वो भी हमें क्या मिलेगा, 404 ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि गूगल को ये पेज मिला कैसे। देखिए गूगल जो है वो किसी भी पेज को 2-3 तरीकों से फाइंड आउट कर सकता है। या तो आपका ये पेज साइट मैप के अंदर हो, आपने इस पेज को साइट मैप के अंदर ऐड किया हो, या फिर आपने इस पेज को अपनी वेबसाइट पर इंटरनली कहीं ना कहीं लिंक करके रखा हो, या फिर किसी एक्सटर्नल साइट ने आपके इस पेज को लिंक किया हो। मान लीजिए उन्होंने किसी टाइम पे लिंक किया था, बाद में आपने इस पेज को रिमूव कर दिया, लेकिन वो लिंक अभी भी वहां पर है। तो इन 3 तरीकों से गूगल को ये पेज मिल सकता है, साइट मैप, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। तो उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पेज को इंस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि ये हमारा पेज है, इसको हमने इंस्पेक्ट URL पे क्लिक किया। अब यहाँ देखिए साइट मैप में यहाँ पर कुछ एरर आ रही है, बट ये साइट मैप में पेज है नहीं, लेकिन ये 2 रेफरिंग पेजेस पर है। एक तो ये क्रिएट QR कोड पे और दूसरा जो है बेस्ट होम थिएटर। तो इन 2 पेजेस पे इस पेज का लिंक है, हमें इसको चेक करना होगा। जैसे मैं इस पेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ तो ये पेज ओपन हो गया। अब आप एक काम कर सकते हैं, आप इस पेज का URL को कॉपी कर लें और इसका जो है पेज सोर्स ओपन कर लें, Ctrl F करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे लिंक है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ahref और यहाँ पर हमें वो एंकर टेक्स्ट मिल जाएगा। अब इस एंकर टेक्स्ट को हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो वो जो पेज है हमारा यहाँ पर लिंक है। अब जब तक हम इसको यहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक बार बार गूगल को ये पेज मिलता रहेगा और बार बार हमें ये नॉट फाउंड वाले जो ये सेक्शन है उसके अंदर बार बार ये दिखता रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इस पेज को एडिट करना है और एडिट करने पे हमें ये जो ऑल्सो रीड के अंदर ये जो URL था इसको हटा देना है। यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे और उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो उसके बाद जो है
दूसरा जो यूआरएल आ रहा था वहां से भी हमें इस लिंक को हटाना होगा। तो दूसरा यूआरएल क्या था हमारा, ये यूआरएल। अब इस यूआरएल पे भी आपको जाना है और यहाँ से भी उसको रिमूव कर देना है। जब इन दोनों से आप रिमूव कर देंगे तो फिर ये यूआरएल हमारा इस नोट फाउंड वाली लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। अब दूसरी बात रही कि अगर ये एक्सटर्नल साइट पे है तो एक्सटर्नल साइट पे आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है। हाँ, आप उस वेबसाइट ओनर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो उस लिंक को हटा दे, क्योंकि ये अब हमारे इस वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अलावा रही बात साइट मैप की, तो साइट मैप के अंदर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर साइट मैप ओपन कर लेते हैं और साइट मैप के अंदर पोस्ट में हम आ जाते हैं और पोस्ट के अंदर इस यूआरएल को हम सर्च कर लेते हैं। तो साइट मैप के अंदर ये नहीं है, क्योंकि साइट मैप तो अपडेट होता रहता है और साइट मैप में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर भी अगर ये साइट मैप के अंदर आपके केस में किसी में है तो आप क्या कर सकते हैं, साइट मैप को दोबारा से सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो नोट फाउंड 404 पेजेस हैं ये आपकी वेबसाइट पे कब कब बन सकते हैं। देखिए, एक तो अगर आपने कोई पेज डिलीट कर दिया हो तो भी ये नोट फाउंड 404 आ जाएगा, या फिर अगर आपने किसी यूआरएल को चेंज कर दिया है तो भी ये एरर आ जाएगी। तो अगर आपने यूआरएल को चेंज किया है तो आपको रीडायरेक्ट करना जरूरी है। तो मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अगर रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो वहां पर रीडायरेक्शन का एक ऑप्शन हमें मिलता है। तो वहां पर जाकर हमें ओल्ड यूआरएल और न्यू यूआरएल एंटर करना है। तो ओल्ड यूआरएल पे आने वाली ट्रैफिक जो है वो नई यूआरएल पे चली जाएगी। सिमिलरली अगर आप योस्ट यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको रीडायरेक्शन नाम का एक प्लगइन यूज करना होगा। अगर आपने उस पेज को डिलीट कर दिया है तो आप उसको किसी वेबसाइट की किसी दूसरे पेज पे भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं, बट ये तभी कीजिएगा जब आपका वो जो पेज है, जो नए पेज पे जिस पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं उससे कंप्लीटली रेलेवेंट हो। अगर रेलेवेंट नहीं है तो रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि रेलेवेंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस तरह से आप नोट फाउंड 404 की एरर्स को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर है इसके अंदर सॉफ्ट 404। देखिए, नोट फाउंड 404 और सॉफ्ट 404 में डिफरेंस समझ लीजिए। सॉफ्ट 404 का मतलब है कि वो पेज एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस पेज पे कंटेंट या तो बिल्कुल ही नहीं है, या बहुत ही थिन कंटेंट है, या फिर कोई डमी कंटेंट है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो वहां पर आपको सॉफ्ट 404 की एरर मिलेगी। जबकि नोट फाउंड का मतलब ये होता है कि वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पहले मैं आपको नोट फाउंड 404 वाली एरर दिखा देता हूं। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक पेज ओपन कर लेते हैं, तो इस पेज को मैंने ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाने के बाद नेटवर्क पे जाएंगे और एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ओके, ये पेज हमारा नोट फाउंड नहीं है। लेट्स ओपन दिस पेज। ये हमने रिजोल्व कर दिया हुआ। जैसे ये हमारा पेज है, ये नोट फाउंड 404 है। तो अब हम इसके इंस्पेक्ट में जाएंगे और नेटवर्क में जाएंगे, फिर इसको हम रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर जो है स्टेटस कोड 404 आ रहा है। अब ऐसा ही हम किसी सॉफ्ट 404 वाले केस के अंदर देखते हैं। तो मैं उसके लिए ये यूज़ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर सॉफ्ट 404 वाला एक पेज हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो ये हमारा वो पेज है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं और फिर से हम नेटवर्क में जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका जो स्टेटस कोड है, ये पेज का यूआरएल आ रहा है जो लास्ट वाला, इसका स्टेटस कोड 200 ओके है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा, यानी कि सॉफ्ट 404 आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट करता है, बट उसका जो कंटेंट की वजह से उसको उस कैटेगरी में डाला है। लेकिन नोट फाउंड जो है वो आपकी वेबसाइट पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहाँ पर जो एरर आएगी वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी 404 एरर। अब हम देख लेते हैं इस एरर को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका जो पेज है उसको आप ओपन कर लें अपने ब्राउज़र के अंदर। तो जब आप ब्राउज़र के अंदर ओपन करेंगे तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो पेज है ये सॉफ्ट 404 में क्यों आ रहा है। तो ये एक सर्च स्ट्रिंग वाला पेज है जहाँ पर पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं है, और पेज के ऊपर कंटेंट नहीं होने की वजह से ये सॉफ्ट 404 की एरर हमें दे रहा है। लाइव इसको ब्राउज़र पे देखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक बार इंस्पेक्ट करके देखें। जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इसको इंस्पेक्ट करने के बाद अब हम इसको एक बार टेस्ट लाइव यूआरएल भी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो पेज है ये ब्लॉक्ड बाय रोबोट है, क्योंकि हमने इसको सर्च स्ट्रिंग को वैसे ब्लॉक किया हुआ है, तो इसी वजह से ये सर्च स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक में आ रहा है। बट यहाँ पर
थिन कंटेंट अगर आपके पेज पे है, यानी कि सॉफ्ट 404 की एरर दे रहा है, अभी ये तो ब्लॉक वाला इशू है, तो इसको हम इसके अंदर इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमने ब्लॉक किया हुआ है और ये इसके अंदर जो है हमने पास भी कर दिया है इसको। ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये पास्ट लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर कोई और पेज होता जिसपे थिन कंटेंट होता तो उसको हमें किस तरह से सोल्व करना था, तो उसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं। या तो देखिए, अगर आपको वो पेज पे कोई भी कंटेंट नहीं है तो या तो आप उस पेज को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप उस पेज को रखना चाहते हैं तो आपको उस पेज को अपडेट करना होगा, यानी उस पर एटलीस्ट इतना कंटेंट डालना होगा कि गूगल को लगे कि हाँ ये एक वैलिड पेज है और इसको इंडेक्स में रखना चाहिए, बजाय कि इसको सॉफ्ट 404 में रखने के। तो 2 ही तरीके हैं इसके, या तो आप उसको डिलीट कर दें या फिर उसको आप अपडेट कर दें। डिलीट कर देंगे तो आप उसको कहीं पे रीडायरेक्ट कर भी सकते हैं, और रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो भी उसमें कोई इश्यू नहीं आने वाला है। इस तरह से आप सॉफ्ट 404 की एरर को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर है इसके अंदर, डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो जैसे यहाँ पर ये एरर आ रही है, मैं इसको ओपन करके देखता हूँ, तो ये यहाँ पर एक इसका URL आ रहा है। अब पहले इसको थोड़ा समझ लेना जरूरी है। देखिए यहाँ पर डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स का मतलब क्या है कि गूगल ने उस URL को डिस्कवर तो कर लिया है बट उसको अभी इंडेक्स नहीं किया है। तो उसके लिए पहले हमें ये पूरा प्रोसेस समझना होगा कि इंडेक्सिंग का पूरा प्रोसेस क्या होता है। देखिए गूगल क्या करता है, सबसे पहले URL को डिस्कवर करता है, यानी वो उसको URL मिलना चाहिए, उसको URL को वो ढूंढता है। नेक्स्ट फिर जब उसको वो URL मिल जाएगा तब उसको वो क्रोल करेगा। क्रोल करने के बाद वो उसको इंडेक्स करेगा, यानी अपनी जो डायरेक्टरी है, अपनी वेबसाइट्स की लिस्ट है, उसमें उसको ऐड करेगा। और लिस्ट में ऐड करने के बाद फिर वो उसकी रैंकिंग डिसाइड करेगा कि इसको गूगल में कहाँ पर रखना है, पहले पेज पे, पहली नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, कहाँ पर वो उसको रखना चाह रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद ही रैंकिंग मतलब कंप्लीट होती है, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। तो सबसे पहले जो होता है काम वो होता है डिस्कवरी का। तो अगर उसने डिस्कवर कर लिया है फिर भी वो उसको इंडेक्स नहीं कर रहा है तो उसको सॉल्यूशन के तरीके क्या हैं। देखिए सबसे पहले तो आप उसको रीसबमिट कर सकते हैं। अब जैसे ये मान लीजिए ये एक पेज है, पहला काम इसको आप ब्राउज़र में ओपन करके देख लें कि ये पेज कैसा है। तो ये पेज सही दिख रहा है, इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको इंस्पेक्ट करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पर जो है डेटा अपडेट नहीं होता है। जब आप उसको URL इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पता चल जाएगा आपको कि उसका लाइव स्टेटस क्या है। तो URL इज़ नॉट ऑन गूगल। एक बार आप इसको टेस्ट लाइव URL भी कर सकते हैं ताकि और क्लैरिटी हो जाए कि ये जो पेज है वो गूगल पे है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये पेज जो है अवेलेबल टू गूगल है, मतलब ये पेज इंडेक्स हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब कुछ, इसकी जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हैं। तो आपने एक काम करना है, इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में डाल देना है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग में डालने के बाद आपका ये पेज जो है इंडेक्स हो जाएगा, अगर वो सारी कंडीशंस मतलब कंप्लीट करता है। जैसे कि ये पेज सही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, तो ये पेज आपका इंडेक्स हो सकता है। अगर ये पेज इंडेक्स नहीं होता तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये पेज आपका जो है इंडेक्स नहीं हो रहा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्रोल बजट चेक करना है। देखिए क्रोल बजट का मतलब है कि आपकी वेबसाइट पर अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो वो गूगल ने उसको डिस्कवर कर लिया है लेकिन वो उसको क्रोल नहीं कर पा रहा है, मतलब वो जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर नहीं आ पा रहा है। तो आपको फिर आपका क्रोल बजट चेक करना है। वैसे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग जब हम करेंगे तो उसको ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, गूगल को, क्रोलर को फोर्स कर रहे हैं कि वो उसको पेज को क्रोल करे। तो हमने एक बार क्रोल करवा दिया है। बट अगर ये रेगुलरली आपको इश्यू आता है तो आपने क्रोल बजट चेक करना है। उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे बार बार आपको ये क्रोल बजट वाली एरर जो है, इशू जो है, नहीं आएगा। नेक्स्ट है चेक डुप्लीकेट कंटेंट। अगर गूगल ने वो पेज डिस्कवर कर लिया है फिर भी वो उसको क्रोल नहीं कर रहा है तो हो सकता है वैसा ही कोई पेज आपकी वेबसाइट पे पहले से हो, तो इस वजह से भी वो उसको जो है क्रोलिंग नहीं करता है। नेक्स्ट है चेक इंटरनल लिंक। अब इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या है, देखिए कई बार क्या होता है कि क्रोलिंग क्यों नहीं हो पाती। क्रोलिंग इसलिए नहीं हो पाती कि गूगल को वो एग्जैक्टली पाथ उसका नहीं मिलता है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, हम गूगल को और ज़्यादा पाथ दे सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, हमें उस पेज का जो लिंक है वो अपने दूसरे पेजेस में, रेलेवेंट पेजेस में ऐड करना है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पेज था। अब एक बार आप एक काम करेंगे, आप इसको लिंक्स में जाएंगे कंसोल के, और लिंक्स में जाने के बाद इंटरनल लिंक्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मोर में क्लिक करेंगे और यहाँ फिल्टर में जाके
टारगेट पेज में ये यूआरएल एंटर कर देंगे। अब देखिए इसको कोई भी इंटरनल लिंक नहीं जा रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि गूगल इसको क्रॉल नहीं कर पा रहा है। उसको ये पता है कि ये पेज यहाँ है बट वो उसको क्रॉल नहीं कर पा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे रेलेवेंट पेजेस पे इसका लिंक जो है ऐड कर देना है, जिससे इसकी क्रॉलिंग ईजी हो जाएगी और ये पेज जो है इंडेक्स वाली स्टेज में चला जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं इंटरनल लिंक, और जीएससी के थ्रू हम ये कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इस पेज पे कोई भी लिंक नहीं आ रहा है। चेक इंटरनल नो फॉलो लिंक, इसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि आपने उसको कहीं लिंक तो किया हो बट आपने उसको गलती से नो फॉलो कर दिया हो। नो फॉलो हम कुछ लिंक्स को करते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स को ही करते हैं, इंटरनल लिंक्स को कभी हम नो फॉलो नहीं करते हैं। बट अगर गलती से कभी आपने इसको नो फॉलो कर दिया है तो आपको वो नो फॉलो वाला टैग जो है वहाँ से हटा देना है। तो ये रीजंस हो गए। इसके अलावा कुछ 2-3 रीजंस और हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट बहुत ही नई है तो भी वो क्रॉलिंग जो है उसकी इंडेक्सिंग नहीं हो पाती है। तो अगर नई वेबसाइट है, बिल्कुल ही नई है, 1 महीना 2 महीना ऐसा कुछ है, और आपने बहुत ही कम कंटेंट उस पर पोस्ट किया है, तो भी ये एरर आपकी आ सकती है। मतलब कुछ पेजेस ऐसे हो सकते हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हों। वेबसाइट पिनलाइज्ड बाय गूगल, तो अगर आपकी वेबसाइट को गूगल ने पिनलाइज कर दिया है तो भी आपके पेजेस जो हैं इंडेक्स नहीं होंगे। तो ये तो मतलब एक वैसा केस है जो पुरानी अगर कोई वेबसाइट है, तो आप उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल में यहाँ पे साइट लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट का यूआरएल एंटर करके आप उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेजेस मिल जाएंगे, यानी कि ये पेजेस तो इंडेक्स हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पेज के साथ दिक्कत हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट बैकलिंक्स। तो देखिए ये हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब ऑप्शंस देने हैं गूगल को, ताकि वो हमारे उस पेज पे पहुंच पाए। तो इंटरनल लिंकिंग एक तरीका हो गया और बैकलिंक भी एक तरीका हो गया, यानी आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और दूसरी अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक भी ले सकते हैं, तब भी वो आपका पेज जो है क्रॉल होके इंडेक्स हो जाएगा। अब डिस्कवर्ड करंटली नोट इंडेक्स के बाद आता है क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स। तो अब वो हम एरर देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि पेज जो है हमारा डिस्कवर हो चुका है, क्रोल भी हो चुका है, बट इंडेक्स नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ी सी एक सीरियस एरर है एक तरह से, यानी कि गूगल ने उस पेज को डिस्कवर भी कर लिया, क्रोल भी कर लिया, बट वो उसको इंडेक्स क्यों नहीं कर रहा है। तो इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो गूगल उस पेज को इंडेक्स नहीं करना चाहता है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे, बट यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि वो पेज को इंडेक्स करे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें पहला जो काम है वो है हमें यूआरएल इंस्पेक्शन करना है। देखिए यूआरएल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर क्रोल करंटली नोट इंडेक्स वाले इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो एक तरह से बिल्कुल अपडेटेड डेटा नहीं होता है। कई बार हमारा वो पेज इंडेक्स हो चुका होता है बट वो हमें यहाँ पर लिस्ट में दिखाई देता रहता है। तो उसकी वजह से हमें पहला काम क्या करना होता है, हमें इसको इंस्पेक्ट यूआरएल करना होता है, ताकि हम ये देख सकें कि उसका लाइव स्टेटस क्या है। तो अब यहाँ पर जैसे हमें पता चल रहा है कि इसका लाइव स्टेटस ये है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो यूआरएल जो है गूगल पे नहीं है। ठीक है, अब हम एक बार इसको लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं, तो लाइव टेस्ट से भी थोड़ा हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसका क्या रीजन है। तो यहाँ देखिए यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल, पेज इंडेक्स हो सकता है। अब आपने एक काम करना है, आपने इस पेज को लाइव चेक कर लेना है ब्राउजर के अंदर कि इस पेज के अंदर कोई ऐसी इशू तो नहीं है। तो इस पेज के अंदर ऐसा कोई खास इशू नहीं है, इसको हम इंडेक्स करवा सकते हैं। तो पहला काम जो आप ये कर सकते हैं, आप इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट इसकी सबमिट कर सकते हैं। बट अगर ये इंडेक्सिंग नहीं होती है, अगर ज़्यादा पेजेस आपके इस वेबसाइट पे काफ़ी पेजेस ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो फिर हमें दूसरे रीजंस देखने होंगे। तो दूसरे रीजंस क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो इसका रीज़न है वो है साइट क्वालिटी इशू। इस वजह से काफ़ी सारे पेजेस क्रोल्ड करंटली नोट इंडेक्स वाली जो लिस्ट है उसके अंदर आ जाते हैं। देखिए अगर इसके अंदर आपके फीड पेजेस आ रहे हैं, आर्काइव पेजेस आ रहे हैं, या फिर आपके पेजिनेशन वाले पेजेस आ रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हम अगर ये एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारा ये सर्च वाला पेज आ रहा है, ये फीड वाला पेज आ रहा है, ये सर्च वाला पेज आ रहा है, तो अगर ये वाले पेजेस आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे जो ठीक यूआरएल है, जैसे कि ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, ये, तो ये अगर इसके अंदर आ रहे हैं तो फिर हमें साइट की क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें साइट क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, पहला काम है इंटरनल लिंकिंग।
अगर आपके जो सारे पेजेस हैं वो एक दूसरे से अच्छी तरह से लिंक नहीं है या फिर कुछ और इश्यूज है। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो इसको हमने जो है ब्लॉगर से शिफ्ट किया था वर्डप्रेस पे, तो इसके अंदर काफ़ी सारी एरर्स पड़ी हुई हैं। दूसरा ये है एक तरह की डेमो साइट की तरह से ही है, तो इसके अंदर इंटरनल लिंकिंग पे उतना काम नहीं किया गया है, इसी वजह से हमें इसके अंदर काफ़ी सारी एरर्स मिल जाती हैं और हम ट्यूटोरियल्स भी आसानी से बना लेते हैं। तो इंटरनल लिंकिंग आपको इम्प्रूव करनी है, मतलब आपके जितने भी पेजेस हैं वो कहीं ना कहीं लिंक आपने उनको करके रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप इंटरनल लिंक चेक कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से ही कि उस पेज को लिंक कहीं किया गया है या नहीं किया गया है। दूसरा है चेक डुप्लीकेट पेजेस। अगर उसी तरह के पेजेस ऑलरेडी इंडेक्स हैं तो फिर गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा। यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वो पेज हैं जो गूगल इंडेक्स नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसको या तो उस तरह का कोई और पेज मिल गया है या उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट पेज है तो आप उसको कैनोनिकल ऐड कर दें, उसके अंदर कैनोनिकल ऐड कर देंगे तो वो यहाँ पे एटलीस्ट नहीं आएगा। तो क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है कि ये एक कैनोनिकल जो यूआरएल है। नेक्स्ट इसके अंदर है रिमूव आउटडेटेड एंड थिन पेजेस। अब अगर कोई ऐसा पेज है जो कंप्लीटली आउटडेटेड हो चुका है, जिसका अब कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो उन पेजेस को भी गूगल इस कैटेगरी में डाल सकता है, क्रॉल्ड करंटली नोट इंडेक्स में। या फिर थिन पेजेस हैं जिन पे बहुत ही कम कंटेंट है, तो वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने उन पेजेस को अपनी वेबसाइट से रिमूव कर देना है। अपडेट कंटेंट अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते तो आपको अपने उस पेज का जो कंटेंट है वो अपडेट कर देना चाहिए। एक तरीका ये है कि आप उसका जो है उसको नो इंडेक्स टैग ऐड कर सकते हैं, ताकि वो इस तरह की कैटेगरी में ना पड़ा रहे, क्योंकि ये जो है कैटेगरी स्पेशली ये दिखाती है कि आपने साइट को अच्छे से मतलब मैनेज नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है चेक प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म का मतलब है कि अगर उसी तरह का पेज गूगल पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आपकी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो अगर गूगल पे उसी तरह का कोई पेज एग्जिस्ट करता है तो भी गूगल उसको इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि वो एक तरह से इररेलेवेंट हो जाएगा। आपने इसका मतलब यह है कि उसको कंप्लीटली कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया है। तो प्लेगरिज्म वाला इशू अगर आपकी उस पेज पे है तो भी आप मतलब उस पेज को या तो हटा दें या उसको चेंज करें। नेक्स्ट है एआई जनरेटेड कंटेंट। तो ये केस काफ़ी होता है आजकल। क्यों, क्या हो रहा है कि लोग एआई से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और काफ़ी सारे पेज जनरेट कर दे रहे हैं। वो पेज एक तरह से कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे यूज़र के लिए, तो उन पेजेस को भी गूगल जो है नोट इंडेक्स वाली कैटेगरी में रख देता है। वो उनको क्रॉल कर लेता है बट वो उसको नोट इंडेक्स वाली कैटेगरी में रख देता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट भी कर रहे हैं तो आपका कंटेंट ह्यूमनाइज होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। एआई से किस तरह से आप एसईओ कर सकते हैं, इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी एरर है वो है हमारी डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एरर कहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। तो यहाँ पर जो यूआरएल्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये इस तरह के यूआरएल्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ऐसी एक और वेबसाइट को आपको दिखाता हूँ तो यहाँ देखिए ये एक पेजिनेटेड यानी कि एक अलग पेज है, जो हमारे पास 1 2 3 पेजेस आते हैं, उस तरह से हमारे पास ये पेज है। अब ये एरर का मतलब क्या है, सबसे पहले डुप्लीकेट विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल। इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर है उसने इसका कैनोनिकल या तो डिफाइन नहीं किया है, या फिर गूगल को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कैनोनिकल आपने डिफाइन किया है वो सही है या जो उसको लग रहा है वो सही है। ठीक है, तो डुप्लीकेट है विदाउट यूजर सेलेक्टेड कैनोनिकल, यानी कि जिसमें यूजर ने कोई कैनोनिकल डिफाइन नहीं किया है और गूगल को खुद से भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कैनोनिकल कौन सा है। अब इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हों जिनका टाइटल टैग सेम हो। अगर टाइटल टैग सेम है तो भी ये गूगल को इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बिल्कुल सेम कंटेंट है और क्या ये इसका कैनोनिकल है या नहीं है, तो उन सारे यूआरएल्स को गूगल जो है उस कैटेगरी में डाल देगा। दूसरा है डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टेम्पलेट, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसका जो टेम्पलेट है वो डायनेमिक है और जो इस तरह से लिंक जनरेट करता है, जैसे कि पेज 1 पेज 2 या फिर सर्च स्ट्रिंग क्वेरीज भी जनरेट कर सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे सर्च टर्म, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा फीचर है थीम का जिसके अंदर ये हमारे को पेजेस के अंदर अलग अलग से सर्च टर्म्स दे रहा है।
या फिर देखिए इसमें काफ़ी सारे यूआरएल्स हैं जो एक्सटर्नल हैं, जैसे कि यहाँ पर ये रेफरेंस का मतलब है कि ये इस वेबसाइट से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वेबसाइट से ही हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे इस तरह का कोई कंटेंट नहीं है। अब इसको चेक कैसे किया जा सकता है, यहाँ पर मैं आपको एक और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि ये भी है, ये भी इसी तरह का यूआरएल है। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसको सोल्व करने के तरीका हम आगे देखेंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि ये तरह की एरर्स इस तरह की एरर हो सकती हैं, या फिर ये इस तरह का पेजिनेशन का जो इशू है वो भी इसके अंदर हो सकता है। इफ यू चेंज डोमेन नेम और सीएमएस, तो ये इशू तब भी आ सकता है अगर आपने अपनी डोमेन का नेम या सीएमएस रिसेंटली चेंज किया है। यानी उस टाइम पे होगा क्या, जब आपने डोमेन का नेम या सीएमएस चेंज कर दिया तो गूगल को उस सारे कंटेंट को फिर से री इंडेक्स करने में टाइम लगेगा। तो वो जो टाइम फ्रेम है बीच में, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये जो एरर्स हैं, ये इस तरह की एरर्स दिखाई दे सकती हैं। अब इसके सोल्यूशन क्या क्या हैं, देखिए सबसे पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपने डोमेन नेम या सीएमएस को चेंज किया है तो आपको थोड़ा टाइम उसके लिए वेट करना पड़ेगा, जब तक गूगल आपके सभी पेजेस को री इंडेक्स ना कर दे। यानी कि वो फिर से, क्योंकि आपने जब डोमेन नेम चेंज कर दिया तो नई डोमेन के हिसाब से उनकी इंडेक्सिंग फिर से होगी। ऐड कैनोनिकल टैग, अब जैसे मैंने इसे बोला कि गूगल डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो आपको उसके अंदर कैनोनिकल टैग जो है ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए इस तरह के पेजेस में तो कैनोनिकल हम ऐड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो पेज है अगर हम इसको ओपन करें, मैं इसको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ, तो ये पेज 4 है, यानी कि पेजिनेटेड पेज है, तो उसको हम एडिट नहीं कर पाएंगे कहीं पे भी। अगर ऐसा कोई पेज है तो वहाँ पर कैनोनिकल ऐड नहीं होगा, वहाँ पर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई रेगुलर पेज है आपका, जैसे मान लीजिए मैं इस पेज को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, तो मान लीजिए ये हमारा एक रेगुलर पेज है, अगर इसमें ये इशू आ रहा होता तो इसको हम कैसे सोल्व करते, इसमें हम कैनोनिकल टैग ऐड कर देते। तो हम यहाँ पर जो भी एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एडवांस में आके यहाँ पर ये कैनोनिकल यूआरएल जो आपका मेन पेज है उसका कैनोनिकल यूआरएल यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फिर गूगल को क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ ये कैनोनिकल एडेड है और ये यहाँ पे यूआरएल नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको 301 रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं। बट ये तभी कीजिएगा जब आपका जो दूसरा पेज है वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो जिस पेज पे ये इशू आ रहा है। अदरवाइज रीडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको दूसरे तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि रीडायरेक्ट का जो है यूज़ है वो तभी करना चाहिए जब पेज बिल्कुल आइडेंटिकल हो। कई बार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे यूआरएल्स को एक यूआरएल पे या दूसरे यूआरएल्स पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, उनका कंटेंट अलग अलग होता है, तो वहाँ पर ये दिक्कत है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है रीडायरेक्ट करने का। तो उस तरह का रीडायरेक्ट को आप अवॉइड कर सकते हैं। चेक इंडिविजुअल यूआरएल, तो अब यहाँ पर आपको इंडिविजुअल यूआरएल्स को भी चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पर ये इशू आ रहा था, तो आपको करना क्या है, आपको इसको इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने से हमें ये पता चलेगा कि ये यूआरएल आ कहाँ से रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हैकरनून की वेबसाइट में अबाउट के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक था, वहाँ से ये इशू आ रहा है। तो अब अगर आपने इस वेबसाइट पे अकाउंट बनाया है, आपने लिंक ऐड किया, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। किसी और ने ऐसा कुछ लिंक ऐड किया है तो फिर रिमूव करना दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपने साइन अप किया है, आपने लिंक ये बनाया है, तो आप उसको वहाँ से डिलीट कर दें, तो फिर ये जो इशू है ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इंडिविजुअल यूआरएल्स को चेक करना है। मेन चीज़ ये चेक करनी है कि ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये सर्च स्ट्रिंग वाले एरर्स हैं, तो इनको अगर मैं इंस्पेक्ट करके देखूँ तो ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये पेज 3 से आ रहा है। अब मैं पेज 3 चेक करूंगा तो ये पेज 2 पे जाएगा, फिर पेज 1 पे, फिर जो सिर्फ विदाउट मतलब जो पेज होगा उस पे हमें देखना पड़ेगा कि ये यूआरएल कहाँ से आ रहा है। जैसे मान लीजिए इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे ये वाला जो है यूआरएल उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने इसको इंस्पेक्ट किया तो ये इसका कोई कहीं से ये डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर कुछ केसेस के अंदर आपको ये मिल जाएगा, कुछ केसेस के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने वो फंक्शनैलिटी को हटा दिया हो, तो इस केस के अंदर आप इसको लाइव टेस्ट भी कर सकते हैं। लाइव टेस्ट में डिस्कवरी को ये फाइंड आउट नहीं करेगा कि ये कहाँ पे था, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये यूआरएल में बेसिकली इशू क्या है, कैनोनिकल का इशू है, क्या इशू है। तो हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसके अंदर
यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल कोई नहीं है और ओनली डिटरमाइंड आफ्टर इंडेक्सिंग, तो गूगल ने भी इसके अंदर कोई भी वो डिफाइन नहीं किया है। तो इस तरह के कुछ यूआरएल्स को आप इग्नोर भी कर सकते हैं जिन पर जो आपको आपकी वेबसाइट पे नहीं मिल रहे हैं। फिर आप उसको क्या कीजिएगा, मान लीजिए जब आपने जितने भी यूआरएल्स को आप सोल्व कर पाएंगे उनको सोल्व कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आप इसको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यूआरएल आपने यहाँ से हटा दिया, कुछ यूआरएल्स आपने हटा दिए जिनका लिंक आपको वेबसाइट पे नहीं मिलता है, उनको आप छोड़ सकते हैं और फिर आपको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से सब कुछ सोल्व कर दिया है। ठीक है, वो गूगल उसको क्रॉल करेगा तो हो सकता है वो एरर को उसको सोल्व कर दे। तो ये थी डुप्लीकेट विदाउट यूजर कैनोनिकल। अब हम नेक्स्ट जो है वो एरर देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी एरर है वो है डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर। अब इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि डुप्लीकेट है और गूगल ने डिफरेंट कैनोनिकल यूज किया है यूजर के कंपैरेटिवली। मान लीजिए मैं कुछ डिसाइड कर लेता हूं कि मेरा कैनोनिकल ये है, मतलब मेरा मेन पेज ये है और इसका ये कैनोनिकल है और इसका डुप्लीकेट पेज ये है, लेकिन गूगल कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से ये चीज है। तो आपने डिफाइन भी कर दिया होगा और गूगल को लग रहा है कि नहीं ये डिफरेंट है, तो ये एरर आपके अंदर जो है आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। तो इस तरह का जो यूआरएल है वो आपकी वेबसाइट पे भी हो सकता है और किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे भी हो सकता है। मोस्टली ये तब होता है जब यूजर कोई, मान लीजिए मेरे पास कोई एक डोमेन है तो मैं उस डोमेन को क्या कहते हैं दूसरी डोमेन पे रिडायरेक्ट कर रहा हूं और मेरी पुरानी डोमेन पे भी एक यूआरएल था जो सिमिलर था, तो उस केस के अंदर ये इश्यू हो सकता है। यानी कि जो गूगल बोल रहा है कि ये होना चाहिए वो आपकी वेबसाइट पे भी हो सकता है और किसी दूसरी वेबसाइट पे भी हो सकता है, जो हो सकता है आपने ही रिडायरेक्ट किया हो, या फिर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट भी हो सकती है जो गूगल को लगता है कि ये डिफरेंट है। तो उन केसेस के अंदर ये इश्यू आता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए सबसे पहला तो सोल्यूशन ये है कि आप लाइव स्टेटस चेक कर लीजिए। कई बार वो इशू सोल्व हो चुका होता है और गूगल ने कई बार ये कहा ही है कि वो जो लिस्ट के अंदर जो एरर्स आ रही हैं वो लेटेस्ट नहीं है। आप उसको लाइव चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे तो वो जो स्टेटस आएगा वो उसका जो लाइव स्टेटस होगा। तो आप पहला काम आप क्या कर सकते हैं, आप उसका लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपका जो यूआरएल पे जो कंटेंट है वो किसी एक्सटर्नल साइट से मिल रहा है, आपकी वेबसाइट वो नहीं है, तो उस केस के अंदर कहने का मतलब है कि आपने जो है प्लेगरिज्म का यूज किया, आपने प्लेगराइज उस कंटेंट को यूज किया है। तो आपको वो कंटेंट को अपडेट करना चाहिए या उस कंटेंट को, उस पेज को डिलीट करना चाहिए, क्योंकि प्लेगरिज्म है तो यानी कि गूगल को लग रहा है कि ये ओरिजिनल पेज है, ये पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उस केस के अंदर आपको वो पेज हटाना पड़ेगा। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, आप 301 रीडायरेक्ट कर सकते हैं या डिफाइन कैनोनिकल तो हमने ऑलरेडी कर ही रखा है। कई बार इसमें क्या होता है कि गूगल खुद से डिफाइन करता है। हाँ, जब आप किसी यूआरएल को इंस्पेक्ट करते हैं तो मान लीजिए यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको इस एग्जांपल में बता देता हूँ, ये एरर डिफरेंट है लेकिन इसके अंदर हम बता देते हैं कि जैसे यूजर डिक्लेयर्ड कैनोनिकल में भी गूगल एक यूआरएल एंटर कर देगा, आपने डिफाइन नहीं भी किया हो तो भी होता है, और गूगल सेलेक्टेड कैनोनिकल में भी एक यूआरएल होता है। तो आप यहाँ पर एक यूआरएल डिफाइन कर दें कि यही हमारा यूआरएल है। तो इस तरह से आप ये जो एरर है डुप्लीकेट गूगल चूज डिफरेंट कैनोनिकल देन यूजर एरर जो है वो सोल्व हो सकती है। वैसे ये एरर काफ़ी कम लोगों को ही देखने को मिलेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एरर पे। नेक्स्ट जो एरर है वो है सर्वर एरर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वर एरर 5xx। तो xx का मतलब है कि ये 500 से शुरू होके कई सारी एरर्स इसके अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन यूआरएल मिल सकता है, जैसे यहाँ पर एक फीड वाला यूआरएल हमें मिल रहा है। आप देख लेते हैं कि इस एरर का रीज़न क्या क्या है, इसको किस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो एरर आती है उसका रीज़न ये होता है कि सर्वर इज़ अनेबल टू फुलफिल द क्लाइंट रिक्वेस्ट, यानी कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, हमने मान लीजिए क्रोलर ने उस वेब पेज को क्रोल करना चाहा, तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे वो पेज अवेलेबल नहीं था, यानी सर्वर उसको क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं कर पाया, उसको वो पेज जो है डिस्प्ले नहीं कर पाया। अब ये जो एरर है ये मोस्टली होस्टिंग से रिलेटेड है, यानी अगर आप शेयर्ड होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाली एरर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर आप कोई अच्छी क्लाउड होस्टिंग वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो शायद ये एरर आपको काफ़ी कम देखने को मिले। अब इस एरर के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, देखिए कोड का इशू भी हो सकता है, सिर्फ होस्टिंग का इशू नहीं है, कोड का इशू भी हो सकता है। कोड का मतलब ये है कि अगर आपका जो कोड है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड है, वो अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर नहीं किया गया है, जिससे वो
सर्वर के साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस के अंदर भी ये एरर जो है आपके सर्च कंसोल में देखने को मिल सकती है। इस एरर का मतलब आपने समझ लिया होगा कि यानी कि जब क्रोलर वहाँ पे आया तो वहाँ पे वो वेब पेज उसको डिस्प्ले यानी कि वो उसको फेच नहीं कर पाया। लो रिसोर्सेज, तो ये एरर होस्टिंग से रिलेटेड है, यानी कि अगर लो रिसोर्सेज का मतलब है कि शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है कि काफ़ी सारे यूजर्स जो हैं एक ही सर्वर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब कोई दूसरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो वो कुछ रिसोर्सेज यहाँ से ले लेती है, हमारे वाले रिसोर्सेज भी ले लेती है, एक तरह से हमारा कुछ होता नहीं है, वो शेयर्ड ही होते हैं, यानी वो ज़्यादा रिसोर्सेज ले लेती है। तो उस केस के अंदर आपकी वेबसाइट के रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपका पेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा या क्रोलर को वो पेज अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे भी ये एरर आ सकती है। अब इस एरर के अंदर होता क्या है, देखिए हो सकता है जब आपने उस पेज को चेक किया हो तब वो ठीक हो, लेकिन जब गूगल क्रोल कर रहा है तो उस टाइम पे हो सकता है वो पेज ठीक तरह से लोड ना हो रहा हो, स्लो लोड हो रहा हो या लोड ही ना हो रहा हो, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट है मिसकॉन्फ़िगर्ड htaccess फाइल। तो htaccess फाइल क्या करती है, ये सर्वर के साथ जो है जो आपकी वेबसाइट का जो कॉन्टैक्ट है उसको बिल्ड करती है। जिस तरह से robot.txt जो फाइल है वो क्रोलर्स के लिए है, उसी तरह से htaccess फाइल जो है वो हमारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होती है। अगर आपको कोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो htaccess फाइल के साथ आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये मिसकॉन्फ़िगर्ड होती है तब भी सर्वर की एरर आपकी वेबसाइट पे आ सकती है। PHP वर्जन इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये भी एक इशू हो सकता है। मान लीजिए जो CMS का वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं वो PHP के वर्जन से कंपैटिबल नहीं है। PHP वर्जन जो है होस्टिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप ये वाला वर्जन आप यूज़ कीजिए अपने उस पे सर्वर के हिसाब से। तो अगर वो दोनों कंपैटिबल नहीं है तो उस केस के अंदर भी सर्वर एरर जो है आपकी वेबसाइट पे हो सकती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए सोल्यूशन चेक करने के लिए कई बार क्या होता है, हम होस्टिंग तो हम कह रहे हैं कि एक इशू है, बट प्लगइन का कंपैटिबिलिटी इशू भी हो सकता है। कई बार क्या होता है कुछ होस्टिंग जो है कुछ प्लगइन्स को के साथ वो कॉन्फ़िगर नहीं करती हैं, क्योंकि वो जो प्लगइन है वो हैवी रिसोर्सेज ले लेते हैं, तो उससे दूसरे जो लोगों की होस्टिंग है वो अफेक्टेड होती है। तो इसी तरह से इसलिए कुछ होस्टिंग कंपनी कुछ प्लगइन को सपोर्ट ही नहीं करती हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पे प्लगइन का इशू भी हो सकता है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, आप 1 बाय 1 हर प्लगइन को जो है डिसेबल करके देख सकते हैं। जो प्लगइन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जो ज़्यादा पॉपुलर है वो तो सभी के साथ कंपैटिबल होते ही हैं। कई बार काफ़ी कैशे प्लगइन्स के साथ ये इशू हो सकता है, तो आप उसको एक बार डिसेबल करके देखिए। तो आप उस प्लगइन को डिसेबल करके देखिए और फिर चेक कीजिए कि क्या वो इशू आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक टू योर होस्टिंग प्रोवाइडर। तो अब आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं कि मुझे बार बार जो है ये सर्वर एरर का इशू आता है। मोस्टली ये जो इशू है ये होस्टिंग से रिलेटेड होता है, तो वो आपका जो है इशू सोल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको एक अच्छी होस्टिंग की ओर जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस केस की बात करें तो ये जो एक फीड वाला यूआरएल है, तो फीड वाले यूआरएल्स को वैसे भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हमने फीड को बंद कर दिया हो कभी, तो उस टाइम पे भी ये इशू आ सकता है। बस आप ये देख लीजिएगा कि आपका जो कोई ऐसा यूआरएल ना हो जो आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं तो वो बार बार सर्वर एक्स में आ रहा है, या फिर ये एरर काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यूआरएल्स पे आ रही है, तो आप होस्टिंग प्रोवाइडर से बात कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट एरर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी एरर है वो है सर्च टर्म स्ट्रिंग से जुड़ी हुई एरर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं $S इज इक्वल टू सर्च टर्म स्ट्रिंग। तो ये एरर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस एरर को सोल्व कैसे करना है, देखिए पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो एरर है वो नो इंडेक्स वाले पेजेस के अंदर ही आ रही हो। जब आप इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंडेक्स और नो इंडेक्स 2 टैब मिलेंगे। इंडेक्स वाले पेजेस के अंदर ये एरर नहीं आनी चाहिए। अगर इंडेक्स वाले पेजेस में ये एरर आ रही है तो उसको कैसे सोल्व करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि देखिए रैंक मैथ के अंदर इसकी एक अलग सेटिंग है, तो वो आपको जो है वो करना पड़ेगा सेटिंग। अब वो सेटिंग जब आप कर लेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि इसको हमें नो इंडेक्स वाले पेजेस से किस तरह से हटाना है। तो जब हम रैंक मैथ के अंदर आपको करना क्या है, आप रैंक मैथ पे जाएंगे, टाइटल एंड मेटा में जाना है और यहाँ मिसलेनियस पेजेस वाले टैब पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए आपको नो इंडेक्स सर्च रिजल्ट ये वाला जो ऑप्शन है ये ऑन करके रखना है। जब ये वाला ऑप्शन ऑन रहेगा तो सर्च रिजल्ट के जो पेजेस हैं वो नो इंडेक्स के अंदर ही आएंगे। अब रैंक मैथ के अंदर तो ये यहाँ सेटिंग हो सकती है। अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योस्ट जो है ऑटोमेटिकली सर्च रिजल्ट्स को जो है वो नो इंडेक्स में ही ऐड कर देता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इसको यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं।
तो देखिए, अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी सिंपल है। योस्ट के अंदर आपको सिंपली योस्ट एसईओ पे जाना है, और योस्ट एसईओ में जाने के बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडवांस पे करके क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इंटरनल साइट सर्च क्लीनअप ये ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेना है, और इस ऑप्शन को भी ऑन करना है, इसको भी ऑन करना है। इन सब सारे ऑप्शंस को ऑन कर देंगे तो होगा क्या, जितने भी सर्च रिजल्ट के जो पेजेस हैं उनको जो गूगल है क्रोल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, गूगल क्रोल को हम रोक देंगे कि वो सर्च इंटरनल सर्च के पेजेस को जो है क्रोल ना करे। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन जब हमने सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा कि डिस अलाउ रूल ऐड कर देगा जो robot.txt फाइल में, जो इन सर्च क्वेरीज को जो है स्टॉप कर देगा। अब जैसे इसको आप सेव चेंजेस कर देंगे, और एक बार मैं इसका जो कैशे है क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ इनकॉग्निटो मोड में कि क्या रूल यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अभी देखिए ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, अब ये अभी तक कैशे वैसे क्लियर नहीं हुआ है। तो जब ये कैशे क्लियर हो जाएगा तब ये robot.txt फाइल के अंदर ये सारी जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएंगी। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। तो अभी भी इसके अंदर एडिट नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये ऐड हो जाएगा। अब रैंक मैथ के अंदर ये काम हमें किस तरह से करना है। देखिए, रैंक मैथ के अंदर ये फंक्शनैलिटी नहीं है। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको robot.txt के अंदर ये जो पूरा कोड है ये ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कोड आपको ये ओपन कर लेता हूँ, इसको मुझे कॉपी करना है, और रैंक मैथ के अंदर आपको क्या करना है, तो रैंक मैथ के अंदर जनरल सेटिंग में चले जाएं। जनरल सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट robot.txt मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको वो कोड ऐड कर देना है और इसको सेव चेंजेस कर देना है। तो ये काम योस्ट खुद से कर दे रहा है, और यहाँ पर हमने मैनुअली क्या है वो कोड ऐड करके उसको जो है स्टॉप कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है इंटरनल साइट रिजल्ट्स को जो है गूगल में आने से रोक सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं $S, पेज S, सर्च S। तो ये सभी के सभी URL जो हैं अब आपके नो इंडेक्स वाले जो है उस टैब के अंदर भी नहीं आएंगे, और इससे आपका जो है क्रॉल ऑप्टिमाइजेशन यानी कि जो बजट है वो सेव होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर एरर है वो है हमारी ब्लॉक्ड बाय robots.txt। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी URL जिनको हम robot.txt फाइल की हेल्प से रोकना चाहते हैं वो URLs हमारे इस लिस्ट के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमें ये एनालाइज करना है, ये देखना है कि हमारे कौन से URL robot.txt के अंदर आ रहे हैं। क्या वो URL आ रहे हैं जिनको हमने खुद से ब्लॉक किया हुआ है, या फिर इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा URLs भी आ रहे हैं जिनको हमने ब्लॉक नहीं किया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें इसको ओपन कर लेना है और हमें यहाँ पर उन URLs की लिस्ट देख लेनी है जो यहाँ पर आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाली एक URL इसके अंदर आ रहा है। तो अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप अपना robot.txt फाइल ओपन करें और उसमें देखें कि क्या आपने इस तरह की URLs के लिए कोई रूल सेट किया हुआ है। तो जैसे कि ये वेबसाइट है तो इसका मैं robot.txt ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका robot.txt ओपन कर लिया, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर सर्चेस को जो है डिस अलाउ किया हुआ है, और हमारा जो ये URL है ये भी एक जो है सर्च स्ट्रिंग URL है, यानी कि जो भी हम इस पर कुछ सर्च करेंगे तो वो जितने भी URLs होंगे वो सारे के सारे हमने क्या किए हुए हैं, robot.txt से ब्लॉक किए हुए हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि कुछ लोग टैग्स को भी या कैटेगरीज को भी या फिर कुछ और URLs को भी इसके अंदर ब्लॉक कर देते हैं। जनरली जो है टैग वगैरह को हमें इसके अंदर ब्लॉक नहीं करना चाहिए, टैग्स वगैरह को हम नो इंडेक्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई ऐसा URL है जो इसके अंदर आपने गलती से डाल दिया है, जिसको आपने यहाँ पर डिस अलाउ कर दिया है। तो आप इस robot.txt फाइल को एडिट किस तरह से करेंगे। देखिए, robot.txt फाइल को एडिट करने के लिए सबसे पहले अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो आपको रैंक मैथ की जनरल सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पर आपको एडिट robot.txt का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर आपने अगर कुछ गलती से ऐड कर दिया है तो उसको आप यहाँ पर चेंज करके सेव चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप रैंक मैथ यूज कर रहे हैं
तो रैंक मैथ के लिए आप यहाँ पर टूल्स पे चले जाएं और यहाँ फाइल एडिटर पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर robot.txt फाइल मिल जाएगी, इसको आप वहां से जाकर एडिट कर सकते हैं। robot.txt फाइल से उस यूआरएल को हटाने के बाद आप एक बार इस जो यूआरएल है इसको इंस्पेक्ट करके देख लें कि क्या ये यूआरएल अब क्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इस यूआरएल को इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ रहा है कि क्रॉल अलाउड नो, ये ब्लॉक्ड बाय robot.txt है। तो अभी हमने क्योंकि इसको ब्लॉक किया हुआ है तो ये ब्लॉक्ड बाय robot.txt ही दिखाएगा। और जब आप इसको रिमूव करके फाइल को सेव कर देंगे और कैश वगैरह को क्लियर कर लेंगे तो ये ब्लॉक्ड बाय robot.txt नहीं दिखाएगा। अगर इसके अंदर फिर भी दिखा रहा है तो आप किसी एक्सटर्नल टूल की हेल्प ले लीजिएगा, क्योंकि कई बार इसके अंदर जो है रिजल्ट में कुछ एरर आ जाती है। तो जब आपने एक बार अपनी robot.txt फाइल को से उसको यूआरएल को रिमूव कर दिया और सब कुछ आपने क्लियर कर दिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाकर वैलिडेट फिक्स पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करने का मतलब है कि आपने इस एरर को जो है सोल्व कर लिया है और आपने इसको robot.txt फाइल से भी रिमूव कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी robot.txt फाइल में वो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं भी करता, फिर भी हमें यहाँ पर वो एरर दिखती है, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ यूआरएल्स इस तरह के मिल जाते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि ब्लॉक्ड बाय robot.txt। तो उस केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना है और जो गूगल का ये क्रॉलर है वो उसको चेक कर लेंगे और अगर एक्चुअल में robot.txt से वो ब्लॉक नहीं हो रहे होंगे तो ये आपका जो है एरर सोल्व हो जाएगी और यहाँ पर जो है पास लिखा हुआ आ जाएगा robot.txt वाले इस ऑप्शन के अंदर। नोट स्टार्टेड, अभी हमने इसको वैलिडेशन किया नहीं है तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर एरर है वो है हमारी ब्लॉक्ड ड्यू टू अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट। देखिए अब इस एरर का मतलब क्या है, इस एरर का मतलब ये है कि जो भी बोट्स हैं या गूगल के क्रॉलर्स हैं उनको रोका गया है, उनको ऑथोराइज नहीं किया गया है, तो उस टाइम पे ये अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट वाली एरर जो है आती है। अब इस एरर के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं देख लीजिए। देखिए सबसे पहले जो इसके रीजन हो सकते हैं वो या तो हो सकता है कि आपका वो जो पेज है जिसे गूगल क्रॉल करना चाह रहा है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड कोई कंटेंट हो। तो अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट है तो वो जो है उसके केस में अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट वाली जो एरर आ सकती है और उसके अंदर कुछ यूआरएल्स ऐसे आ सकते हैं। या फिर आईपी ब्लॉकिंग या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस। तो ये आईपी ब्लॉकिंग या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई बार हम कुछ सिक्योरिटी प्लगइन यूज कर लेते हैं तो उसमें कुछ हमने इस तरह की सेटिंग कर देते हैं, उसको बहुत ही हाई एक्सट्रीम सिक्योरिटी पे कर देते हैं, तो उस टाइम पे भी जो क्रॉलर्स हैं वो कुछ पेजेस को जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये आईपी ब्लॉकिंग या एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी हो सकता है। क्रोलिंग इशू, तो क्रोलिंग की इश्यूज की वजह से भी ये वाली एरर जो है आपको कंसोल में देखने को मिल सकती है। तो अब ये जो एरर है इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए सबसे पहला जो काम हमें इसके अंदर करना होता है वो है हमें ऑथेंटिकेशन सेटिंग चेक करनी होती है। ये आप सर्वर और सिक्योरिटी प्लगइन दोनों के अंदर चेक करेंगे। सर्वर के अंदर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी होस्टिंग कंपनी से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारे कोई इस तरह की आपने ऑथेंटिकेशन सेटिंग की हुई है जिसकी वजह से कुछ यूआरएल्स जो है वो अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो एक वो काम कर सकते हैं, एक आप अपने सिक्योरिटी प्लगइन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सिक्योरिटी प्लगइन को डिसेबल करके भी देख सकते हैं कि ये करने के बाद क्या वो यूआरएल एक्सेसिबल हैं या नहीं है। उसके बाद अगला जो काम आप इसके अंदर कर सकते हैं वो है यूआरएल इंस्पेक्शन। तो आप मान लीजिए जब इस तरह से इसको ओपन करेंगे, इस रिपोर्ट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर अगर जो भी यूआरएल आ रहे हैं आपको उस यूआरएल को इंस्पेक्ट करके देखना है कि वो यूआरएल क्या क्रॉल वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिल जाता है कि ये यूआरएल क्रॉलेबल है या नहीं है, इंडेक्सेबल है या नहीं है। तो अगर वो क्रॉलेबल है तो फिर मतलब उस तरह की कोई इशू नहीं है, फिर आप उसको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करके जो है उस एरर को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको देखना होगा कि वो किस लेवल पे आ रही है। robot.txt फाइल को भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेनली हम robot.txt फाइल से ही जो है क्रॉलर को रोकते हैं।
तो उस फाइल के अंदर अगर वो यूआरएल्स आ रहे हैं तो वहाँ पर आप वो काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि robot.txt फाइल को आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद फिर आप उसको वैलिडेट फिक्स कर सकते हैं। देखिए जो गूगल है वो 40 एरर या 401 एरर या 404 एरर को जो है अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, तो कई बार इस टैब के अंदर या इस एरर के अंदर भी वो कुछ यूआरएल्स को डाल देता है। तो वहाँ पर आप उसको जो है चेक कर सकते हैं और वैलिडेट फिक्स कर सकते हैं अगर कोई भी इशू आपके लेवल पे नहीं है। नेक्स्ट जो इसके अंदर हमारी एरर है वो है ब्लॉक्ड ड्यू टू एक्सेस फॉरबिडन। अब इस एरर का मतलब क्या है? देखिए ये एरर तब आती है जब हम क्लाइंट साइड से सर्वर की रिक्वेस्ट भेजते हैं लेकिन सर्वर से जो है वापस क्लाइंट पे रिक्वेस्ट का जो आंसर है वो नहीं आ पाता, क्योंकि सर्वर को लगता है कि ये कोई या तो वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है या कुछ ऐसा स्पैमी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है। तो उस केस के अंदर इस तरह के जो यूआरएल्स हैं वो आपकी इस गूगल सर्च की रिपोर्ट के अंदर आ सकते हैं। आप जब इसको ब्राउजर पे भी ओपन करेंगे उस तरह के यूआरएल को, तो आपको फॉरबिडन 403 की एरर मिल सकती है। अब इस एरर के रीजन क्या है? देखिए करप्ट htaccess फाइल। तो htaccess फाइल क्या काम करती है? htaccess फाइल जो है आपकी वेबसाइट मान लीजिए या फिर आपकी क्लाइंट, एक तरह से कह सकते हैं कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजती है, यानी कि जो उन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का काम है वो htaccess फाइल करती है। तो अगर htaccess फाइल करप्ट है तो उस केस के अंदर भी एक्सेस फॉरबिडन की एरर आ सकती है। नेक्स्ट इसके अंदर एरर का रीजन हो सकता है बैंड आईपी। अगर आईपी को बैन किया गया है तो भी ये एरर हो सकती है। अब ये सर्वर लेवल पे भी हो सकती है और सिक्योरिटी प्लगइन के लेवल पे भी हो सकती है। तो नेक्स्ट रीजन इसका जो है सिक्योरिटी प्लगइन भी हो सकता है। इनकरेक्ट फाइल परमिशन। तो कई बार क्या होता है कि हमारी होस्टिंग के अंदर पब्लिक HTML के अंदर जो हमारी फाइल्स हैं उनकी अगर परमिशन गलत सेट की गई है तो भी ये एरर आ सकती है। तो उस केस में इनकरेक्ट फाइल परमिशन की वजह से जो है रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं पहुंच पाती। अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो है फाइल की परमिशन को चेंज करना। तो आप इसको खुद करने की बजाय आप अपनी होस्टिंग कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और होस्टिंग कंपनी जो है फाइल की परमिशन को आपके लिए रीसेट कर देगी या चेंज कर देगी। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रिएट न्यू htaccess फाइल। अगर आपकी htaccess फाइल करप्ट है तो आपको क्या करना है? आपको नई htaccess फाइल क्रिएट करनी है। एक ऑप्शन क्या है, आप रैंक मैथ में जाकर htaccess फाइल को कॉपी कर लें और उसको कहीं पेस्ट कर लें और उसको वहाँ से एडिट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आप अपनी होस्टिंग की जो फाइल्स हैं वहाँ पर जाकर भी htaccess फाइल को पहले डाउनलोड कर लें और फिर उसको वहाँ से डिलीट कर दें। जब आप उसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट करने के बाद जब आप नई htaccess फाइल किस तरह से क्रिएट करना है उसके लिए आपको अपनी परमालिंक सेटिंग को सेव पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर हम परमालिंक्स पे जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक करना है तो htaccess फाइल फिर से जो है वो क्रिएट हो जाती है, या फिर आप अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर को भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर है डिसेबल सिक्योरिटी प्लगइन एंड अदर प्लगइन्स टू चेक। तो आपको इसके अंदर करना है क्या है, पहले आपको अपने सिक्योरिटी प्लगइन को डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद जो एरर्स आ रही हैं, जो यूआरएल्स हमारी इस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर जो भी यूआरएल्स आ रहे हैं उनको आपने ब्राउजर में ओपन करके देखना है। अगर वो ओपन हो रहे हैं ठीक ढंग से तो फिर आप सिक्योरिटी प्लगइन में मतलब आपका इशू है। अदरवाइज आप क्या करें, बाकी सारे प्लगइन्स को भी डिसेबल करके एक बार उसको चेक कर लें। नेक्स्ट है क्लियर ब्राउजर कैशे। तो ब्राउजर कैशे को क्लियर करने पर भी कई बार ये एरर हो सकती है और GSC में कभी ये एरर आई हो सकती है पहले। तो अगर ब्राउजर के अंदर वो यूआरएल ठीक ढंग से ओपन हो रहा है तो सिंपली आपको वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करना है और वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करने के बाद जो एरर हुआ है रिजोल्व हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर एरर हो सकती है वो है आपकी ब्लॉक्ड ड्यू टू अदर 4xx इश्यूज। तो जितनी एरर्स हम अब सोल्व कर चुके हैं, चाहे वो 401 हो, 403 हो या 404 और 404 एरर्स हो, उनके अलावा जितनी भी एरर्स हैं वो एरर्स हमारी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो यहाँ देखिए पेज इज ब्लॉक्ड फ्रॉम इंडेक्सिंग बिकॉज ऑफ वन ऑफ द 4xx HTTP रिस्पॉन्स कोड्स अदर देन दिस। तो ये सारी एरर्स हमने इंडिविजुअली भी देखा है कि वो किस तरह से सोल्व करना है। अब इनके अलावा काफ़ी सारी एरर्स होती हैं जो 400 कैटेगरी में आती हैं, 4xx कैटेगरी में आती हैं। तो उन सबको गूगल जो है वो एक ही उसके अंदर रख देता है। तो अगर इस तरह की कोई एरर आ रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखिए ये एरर तभी आती है जब आपकी वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा पेजेस होते हैं, अदरवाइज इस तरह की एरर जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर ये एरर आ रही है तो सबसे पहले आपको इंस्पेक्ट यूआरएल करना है। इंस्पेक्ट यूआरएल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो एरर क्यों आ रही है।
इसके अंदर कई बार क्या होता है कि 404 एरर, 4013 या सॉफ्ट 404 वाले जो यूआरएल्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, तो गूगल इसके अंदर अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर हम जब इंस्पेक्ट यूआरएल करेंगे तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि क्या वो 404 वाली एरर है या 200 ओके का उसके अंदर रिस्पॉन्स कोड आ रहा है। तो यूआरएल इंस्पेक्ट करने से आप उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। अगर वो अच्छी तरह से क्रॉल हो रही है, इंडेक्सेबल, आप उस पेज को इंडेक्स करना चाहते हैं तो आप रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है, रीडायरेक्ट इफ पेज इज इंपॉर्टेंट। तो अगर ये एरर आ रही है तो आप उस पेज को रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये तभी करिएगा जब आपके उस पेज पे ट्रैफिक हो और बैकलिंक्स हो। अदरवाइज उस पेज को रीडायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर बैकलिंक्स हैं या ट्रैफिक है तभी उसको रीडायरेक्ट करने का फ़ायदा है, अदरवाइज वो पेज जो है एक तरह से यूजलेस ही रहता है। कॉन्टैक्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, तो इस केस के अंदर आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से भी बात कर सकते हैं कि ये 4xs की एरर जो है वो क्यों आ रही हैं। चेक robot.txt एंड htxs फाइल। इसके अलावा देखिए अपनी robot.txt फाइल को भी चेक करें कि कहीं आपने उसको कहीं पे ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, या फिर htxs फाइल के अंदर कुछ कोई करप्ट तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई बार ये इशू जो है htxs फाइल के करप्ट होने की वजह से भी 400 वाले जो इश्यूज हैं वो आ सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर एरर है वो है हमारी वीडियो इज़ नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। देखिए वैसे तो इस एरर के नाम से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि वीडियो जो है आपके उस पेज का मेन कंटेंट नहीं है, बट मैं इसको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता हूँ कि गूगल इस एरर से क्या कहना चाह रहा है। देखिए गूगल ने अपनी कुछ गाइडलाइंस में बताया है, जैसे ये गूगल की गाइडलाइंस हैं, इसमें गूगल ये कह रहा है कि earlier this year we made changes to only show video thumbnails next to the results of the main Google search result page। यानी जब आप गूगल पे कुछ सर्च करेंगे और अगर गूगल में उसका जो रिजल्ट है वो वीडियो में अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको वीडियो का फॉर्मेट किस तरह से दिखाई देगा। इधर लेफ्ट साइड में वीडियो का थंबनेल होगा और राइट साइड में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल पर कुछ सर्च करता हूँ, हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन लैपटॉप, हम ये मान लीजिए सर्च कर लेते हैं और मैं यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप सारे के सारे जो रिजल्ट हैं वो यूट्यूब के ही आ रहे हैं। तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से कोई एक वीडियो का लिंक उठा लेता हूँ जिसमें आपको जो है यूट्यूब का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये मैंने यहाँ पे सर्च किया, सभी के सभी रिजल्ट इसमें तो वीडियोस ही आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम ऑल वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो रिजल्ट है हमारा फर्स्ट जो रिजल्ट है, एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो मेन पेज पे जो आ रहा है ऐसे ये जो है स्निपेट में आ गया, अदरवाइज ये स्निपेट में नहीं होता तो हमारे को जो इसका रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता, यानी कि इधर लेफ्ट साइड में थंबनेल और राइट साइड में उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो गूगल हमें क्या बोल रहा है कि वो जो अपने जो रिजल्ट है उसको कुछ इस फॉर्मेट में दिखाने वाला है। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में क्लिकिंग रिजल्ट इन वीडियो मोड विल ओनली टेक यूज़र टू ए पेज वेयर द वीडियो इज़ द मेन कंटेंट। अब यहाँ पर आप इस पेज को देखकर समझ जाएंगे। देखिए इस पेज पे क्या है, ये वीडियो आ रहा है और इस वीडियो के बारे में ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है। तो अब इस पेज पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो है और बिल्कुल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के बारे में है। तो यूट्यूब भी यहाँ पर यही कह रहा है कि उस पेज पे ले जाएगा जहाँ वीडियो ही मेन कंटेंट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हेयर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द पेज वेयर द वीडियो इज़ द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल देखिए, ऊपर कुछ टेक्स्ट है, नीचे एक वीडियो है और कुछ नहीं है पेज के ऊपर। ये साइड बार है, साइड बार तो इसके अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं, जैसे कि द वीडियो इज़ अबव द फोल्ड। अगर वीडियो आपका अबव द फोल्ड है, अब यहाँ पर वीडियो जो है अबव द फोल्ड वाले सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, इट्स प्रोमिनेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट यही दिख रहा है हमारे को, प्रोमिनेंट है, अच्छी तरह से दिख रहा है ये। एंड द मेन पर्पस ऑफ द पेज इज़ टू वॉच दैट वीडियो, और इस पेज का जो मेन पर्पस है वो इस वीडियो को ही दिखाना है। मतलब यहाँ पर हमें कोई लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है इस वीडियो के बारे में, तो ये पेज जो है इस वीडियो के लिए ही बनाया गया है। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही गूगल जो है आपके वीडियो को दिखाएगा। अब दिखाने का मतलब क्या है, इंडेक्स करेगा। मतलब यहाँ पर अगर हमें ये रिजल्ट दिख रहा है, ठीक है, इस सेक्शन में दिख रहा है क्योंकि स्निपेट में आ गया इसलिए ये वो फॉर्मेट में नहीं आ रहा। अगर ये वीडियो वाले फॉर्मेट में होता, ठीक है, अभी यहाँ पर कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि इसमें किस तरह से। देखिए फेसबुक का जैसे यहाँ पर आ रहा है एक, ठीक है, तो फेसबुक का भी वॉच पेज का है।
तो यहाँ पर देखिए कोई भी वीडियो इस तरह से नहीं आ रहा है, बट ये अगर इंडेक्स करेगा तो इसी फॉर्मेट में करेगा। अब ललन टॉप वाले देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने पूरा एक सेक्शन ही बना दिया है जिसके अंदर आपको सारी वीडियोस ही मिलेंगे। अब ये वीडियोस का पर्पस क्या है, इसका मतलब ये जो पेज को इंडेक्स करवाना नहीं है, इनका मकसद है अपने वीडियो को इंडेक्स करवाना। तो इस तरह के पेजेस को जो है गूगल इंडेक्स कर सकता है। अब यहाँ पर और क्या कह रहा है देखिए, हेयर आर सम ऑफ द पेजेस विच वेयर वीडियो इज सप्लीमेंट्री। अगर वीडियो सप्लीमेंट्री है तो वो नहीं दिखाई देगा, जैसे कि अ ब्लॉग पोस्ट वेयर द वीडियो इज कम्प्लीमेंट्री टू द टेक्स्ट रेदर देन द प्राइमरी कंटेंट ऑफ द पेज। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा एक पेज है, इस पे बहुत सारा कंटेंट है और साथ में यहाँ पर एक वीडियो एम्बेड किया हुआ है। अब ये वीडियो जो है इसका मेन कंटेंट नहीं है। अब यही जो एरर है वो हमें इसके अंदर मिल रही थी, वीडियो इज़ नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। यहाँ पर देखिए जनरेट प्रेस वर्सेस प्रीमियम वाला मैंने पेज खोला हुआ है, ठीक है, और ये वो वीडियो है प्लेयर वीडियो, और ये वाला पूरा वो वीडियो ही है, ठीक है। तो ये वीडियो को गूगल बोल रहा है कि हम इंडेक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये मेन कंटेंट नहीं है। और ये मेन कंटेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा दूसरा कंटेंट है और ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो ही था। इसके अलावा प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट्री वीडियो है तो वो भी इंडेक्स नहीं होगा। वीडियो कैटेगरी पेज जिस पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं और सभी की जो प्रोमिनेंस है वो इक्वल है तो भी वो नहीं होगा। तो अब आपको जो है अपनी वीडियो इंडेक्सिंग की रिपोर्ट में ये वाले सारे एरर्स नहीं मिलेंगे, उसकी बजाय आपको ये एरर मोस्टली मिलेगा कि वीडियो इज़ नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। तो ये वाला आपको मिलेगा कहाँ पे, इंडेक्सिंग वाले में पेजेस पे जाएंगे, पेजेस के बाद वीडियो पेजेस पे चले जाएं इंडेक्सिंग वाले में ही, और यहाँ पर वीडियो इज़ नॉट मेन कंटेंट ऑफ द पेज। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो वीडियोस हैं वो इंडेक्स हों तो आपको किस तरह से बनाना है पेज, आपको इस तरह से पेज बनाना है कि आपके पेज पे सिर्फ वो एक वीडियो आए और थोड़ी सी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन हो, उस वीडियो के बारे में ही बात हो रही है, उसके अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है। रिलेटेड पोस्ट ये वो सब कुछ वो तो नीचे आता ही है, मतलब उस मेन सेक्शन में यही चीज़ें हों। अगर आप कंटेंट के साथ कुछ कुछ वीडियो यूज़ कर देते हैं जो उससे अलग हैं या थोड़ा सा उसको डिफाइन करने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर इसमें हम बात करें तो हमने नेविगेशन को दिखाने के लिए इस वीडियो को डाला है, तो ये जो है मेन कंटेंट नहीं है। अगर ऐसा है तो वो वीडियो इंडेक्स नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो वो वीडियो इंडेक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको गूगल सर्च कंसोल एरर्स का ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे हर एरर के बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना रखा है जो कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बट अगर आपको कंप्लीट एक वीडियो देखना है तो उसके लिए ये वीडियो बनाया गया था। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।